हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पेडागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण के महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट मिला कि आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि सर मैराथन क्लास लाइए, मैराथन क्लास लाइए। दोस्तों, एक्चुअल में जब से बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर केयूके यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तब से लगातार मैराथन क्लास के माध्यम से नोट्स तैयार करके आप लोग को लगातार दे रहे हैं, जिस कारण से तबीयत इतनी ख़राब हो गई, फिर भी आप लोग का जो है बच्चों को कमेंट देख के, बच्चों का इतना प्यार देख के जो है हमें अपना जो है महामैराथन क्लास लाने का मजबूर हो गए। तो इस कारण से जो है आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोग का पढ़ाई कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, भले मेरा तबीयत कितना भी ख़राब हो जाए। इसलिए बच्चों, आप लोग का पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण का पेडागोजी का महामैराथन क्लास लाएं, जिसमें सभी टॉपिक्स को क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से कुछ टॉपिक्स हम 16 नंबर का सजेस्ट क्वेश्चन में बताए थे, आप लोग वहाँ से क्लियर कर ही लेंगे। जैसे BS ब्लूम का टॉपिक्स हो गया, उसके बाद ब्लूप्रिंट का टॉपिक्स हो गया कि ब्लूप्रिंट का कैसे निर्माण करना है। तो ये सब 16 नंबर का टॉपिक्स था, जो हम अलग से पढ़ा भी चुके हैं पहले। तो आप लोग वहाँ से भी इस टॉपिक्स को मदद किया। इसके अलावा जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इस महामैराथन क्लास में लेके आए। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे थे कि सर मैराथन क्लास लाइए, सर बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, सर तैयारी कुछ नहीं हुआ। इस हिसाब से हम लोग आप लोग का इतना रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों, तबीयत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इधर लगातार आप लोग का नोट्स तैयार करके भी आप लोग के सामने दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग इतना अच्छा आप लोग का फीडबैक रहा, आप लोग इतना अच्छा कंटेंट आप लोग को मिल रहा है, ताकि आप लोग का रीअपेयर एग्जाम में ना लाए। मेरा यही पूरा कोशिश रहता है। इसके लिए मेरा जो है, आप लोग का तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। पर आप लोग का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। इतना अच्छा हम कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा समय लग गया इसमें, क्योंकि तबीयत ख़राब था। इस कारण से जो है आप लोग का कंटेंट भी तैयार करने में थोड़ा सा समय लग गया, तो देर हो गया। लेकिन दुरुस्त आना चाहिए कंटेंट, ठीक है। कहता नहीं है कि देर से आया लेकिन दुरुस्त आना चाहिए, तो वही है दोस्तों। थोड़ा सा देर से आया लेकिन दुरुस्त कंटेंट दे रहे हैं आप लोग। शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को अच्छे से, और कंटेंट पूरा अच्छे से तैयार कीजिएगा, और कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको लिखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पेडागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण का महामैराथन क्लास को आज हम लोग शुरू करेंगे। और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिसका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, तो इतना तो संभव नहीं दोस्तों। लेकिन पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के स्टूडेंट तो ऐसे भी साइंस के स्टूडेंट हैं, वो लोग तो खुद समझदार हैं, वो लोग अपना तैयारी खुद हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट हम बता भी दिए थे 16 नंबर का कि कहाँ से तैयारी करना है। उस हिसाब से उन लोग का सपोर्ट मिल गया। लेकिन हिंदी विद्यार्थी शिक्षण में हम लोग पेडागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण के विद्यार्थी काफ़ी हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको लाए हैं, और इसमें महामैराथन क्लास की मदद से इसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा है, इसकी हम शुभकामनाएं देंगे। तो आइए दोस्तों, पेडागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के। सबसे पहले हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ आप लोग को 16 नंबर पक्का करना है, ठीक है। आइए, इसमें हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे सभी को। आइए, इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले मातृभाषा की प्रकृति, दूसरा है गद्य और पद्य में अंतर, तीसरा है लेखन कौशल, और चौथा में है भाषाई कौशल के प्रकार, फिर 5 में है स्वस्वर वाचन तथा मौन वाचन, और लास्ट में है पठन के प्रकार। तो इस तरह से हम लगभग आपका 6 टॉपिक लाए हैं, और उम्मीद करेंगे कि इस 6 में से 4 टॉपिक एग्जाम में आ जाएगा, और वहाँ से आप 16 नंबर पक्का कीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने बोला है, कंपलसरी क्वेश्चन में पूछेगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सभी टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, एक एक करके सबको देखते हैं, और इस तरह से आप लोग भी एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला है मातृभाषा की प्रकृति। मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माता की भाषा, यानी कि जो भाषा हम लोग परिवार में, माता में, दोस्तों के द्वारा, है ना, या समुदाय के द्वारा, समाज के द्वारा जो भाषा हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। अर्थात मातृभाषा वो भाषा होती है जिसमें बच्चा परिवार में जन्म लेने के बाद अपने माँ, परिवार के सदस्य, आस पड़ोस, समाज तथा दोस्तों में रहकर सीखती हैं। यानी कि मातृभाषा एक वैसी भाषा है जिसमें बच्चा परिवार में जन्म लेता है, फिर वो अपने माँ से, परिवार के सदस्य से, है ना, आस पड़ोस से, है ना, समाज से, दोस्तों से, चाचा चाची से, दादा दादी से जिस भाषा
को वो सीखता है, उसी भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा ही सीखता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का आप लोग जो है कंटेंट चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी मिल जाता है, तो इस तरह का कंटेंट जो है सिर्फ इसी चैनल में मिलता है दोस्तों। चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मातृभाषा को समझ गए। मातृभाषा की प्रकृति निम्नलिखित होती है, क्योंकि प्रकृति पूछा था, तो मातृभाषा की प्रकृति निम्नलिखित होती है। तो 1 नंबर हम लोग अगर बात करें मातृभाषा की प्रकृति, कि बच्चे के सीखने में मातृभाषा सबसे सरल तथा सशक्त माध्यम है। मातृभाषा सबसे सरल भाषा है जो बच्चे तुरंत सीख जाते हैं, क्योंकि बचपन से उस भाषा में बच्चे बोलते हैं, तो वो भाषा जो है उनके लिए सरल हो जाता है और सशक्त बन जाता है वो भाषा। ठीक है, तो वो मातृभाषा जो है उनकी अपनी हो जाती है, अपनी मदर टंग हो जाती है, मदर लैंग्वेज हो जाता है, जिस कारण से उन्हें बच्चे सीखने में सशक्त हो जाते हैं। दूसरा है मातृभाषा बच्चों में अपनी कहावतें, है ना, लोक कथाएँ, कहानियाँ, पहेलियाँ आदि अपनी भाषा में सुनाते हैं, जिससे बच्चों की स्मृति जुड़ी रहती है। मातृभाषा छोटे जब हम लोग रहते हैं, अपनी दादी दादी जो है उनकी कई सारी लोक कथाएँ, कहानियाँ, ठीक है, पहेलियाँ, फिर इस तरह से जो है कई सारे भाषा में हमें सुनाती हैं, जिससे हमें क्या होता है, अपनी मातृभाषा जुड़ी रहती है हमसे। तो अपनी मातृभाषा की स्मृति होती है, इसमें मातृभाषा में कई सारी कहावतें होती है, लोक कथाएँ होती है, कहानियाँ होती है, जो अपनी मातृभाषा में होती है। ठीक है, तो दूसरा प्रकृति देख लिए। तीसरा प्रकृति देखें, मातृभाषा में ही बच्चे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हैं। मातृभाषा ही ऐसी होती है जिसमें बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि वो अपने जो बचपन का ज़िंदगी होता है वो अपने मातृभाषा में ही परवरिश होता है। तो उसमें जो बचपन का ज़िंदगी होता है, जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, है ना, संवेगात्मक हो गया, तो इन सभी चीज़ों का जो विकास होता है, बच्चों का संपूर्ण विकास जो होता है, तो वो मातृभाषा में ही होता है। क्योंकि हम लोग जब अपना बचपना की अवस्था में रहते हैं, तो वो हम लोग मातृभाषा में ही सीखते हैं। तो इस मातृभाषा में बच्चों में संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर प्रकृति में आते हैं। प्रकृति में आते हैं कि मातृभाषा में ही बच्चों में सरसता तथा पूर्णता का गुण विकसित होता है। देखिए, मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें बच्चों में सरसता का गुण, यानी कि उसमें सरस और पूर्णता का गुण विकसित हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है अपनी भाषा में। ठीक है, तो मातृभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसमें बच्चे तुरंत सीख जाते हैं, अपनी भाषा में सीख जाते हैं। जैसे किसी के पंजाब के रहने वाले हैं तो उनकी पंजाबी भाषा मातृभाषा हो गया, जो हरियाणा से रहने वाले हैं उनकी मातृभाषा हरियाणा हो गया, जो बंगाल से रहने वाले हैं तो उनकी बंगाली जो है उनकी मातृभाषा हो गया, जो तमिल से रहने वाले उसके जो है उसके तमिल जो है मातृभाषा होगी, जो गुजरात के रहने वाले हैं उसके गुजराती जो है वहाँ की मातृभाषा होगी। तो मातृभाषा जो होता है वो उसमें क्या होता है, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, उसमें जो पूर्णता का गुण विकसित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रकृति है, मातृभाषा केवल बोली जाने वाली भाषा नहीं है। मातृभाषा केवल बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि मातृभाषा उस क्षेत्र की संस्कृति तथा संस्कारों की यादों को सजाए रखती है। देखिए, मातृभाषा केवल एक भाषा नहीं है, ये बोली जाने वाली एक भाषा नहीं है। जो मातृभाषा जो होती है उस क्षेत्र की, है ना, जिस क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र की उसमें संस्कृति छुपी होती है, उस भाषा में संस्कृति छुपी होती है, उस भाषा में संस्कार छुपा रहता है। तो उनकी यादों को सजाए रखने के लिए हम लोग मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई गुजरात के रहने वाले हैं, जब वो किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो उनको जब गुजरात के ही लोग मिलते हैं तो वो अपने भाषा में ही, गुजराती में ही बोलने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारी संस्कृति और संस्कार इसी भाषा में छुपा हुआ रहता है, तो वो अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो मातृभाषा में क्या होता है कि मातृभाषा केवल बोली जाने वाली एक भाषा नहीं है। इसमें क्या होता है कि मातृभाषा जो होता है उस क्षेत्र की संस्कृति को दिखाता है, संस्कार को दिखाता है। जैसे आप तमिलनाडु में चल जाइए तो वहाँ की संस्कृति वहाँ के भाषा में छुपी रहती है। आप असम में चल जाइए तो असम की जो भाषा है वो वहाँ के संस्कृति में छुपी रहती है, वहाँ के संस्कार में छुपी रहती है वहाँ की भाषा। तो मातृभाषा केवल मातृभाषा नहीं रहा, वहाँ के उस क्षेत्र की संस्कृति और संस्कारों में ये भाषाएं सजाई रहती है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में है, मातृभाषा उस क्षेत्र की भावनाएं होती है। मातृभाषा जो होती है उस क्षेत्र की इमोशनल होता है, भाषाएं होती, भावनाएं जुड़ी होती है इसमें, जो समाज को विकसित करती है, जो समाज को क्या करता है, विकसित करता है। देखिए, मातृभाषा जो होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति होते हैं जो उस क्षेत्र की भाषा होती है, तो वो कहीं भी जाएंगे, अगर उस क्षेत्र की भाषा, अपने क्षेत्र की भाषा की कोई व्यक्ति से मिलेंगे तो वो उसको अपनापन महसूस होगा,
ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा, उसमें भावनाएं जुड़ी होती है। ठीक है। तो मातृभाषा उस क्षेत्र की भावनाओं से जुड़ी होती है जो समाज का विकास भी करती है। नेक्स्ट कहता है प्रकृति की NEP 2020 यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो आप लोग जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसके तहत सरकार ने प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात कही है। यानी कि भारत सरकार भी जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, इसमें भारत सरकार भी जो है ये कहा कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से लेकर 8 क्लास तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। अगर कोई गुजरात से है तो उनको गुजराती भाषा में शिक्षा देना है, जो पंजाब से है तो पंजाबी में देना है, हरियाणा से है तो हरियाणा में ही देना है। तो इस तरह के अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों को शिक्षा देना है। तो ये भी एक प्रकृति देखा जाता है मातृभाषा की। नेक्स्ट है 8 नंबर है कि मातृभाषा के द्वारा सामाजिक शक्ति तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता है। मातृभाषा जो होती है एक सामाजिक शक्ति है ना, और एक क्या है, राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्र की एकता उसमें छुपी होती है। ठीक है। उस क्षेत्र की भावनाएं जुड़ी होती है, उस क्षेत्र की एक भावनाएं जुड़ी होती है, राष्ट्रीय एकता होता है। हम अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को किसी अनजान जगह में देखते हैं तो उनमें एक राष्ट्रीय प्रतीक और भावनाएं जुड़ी होती है, जो हम एक अपनापन महसूस होता है। तो ये मातृभाषा की प्रकृति है जो इन सभी चीज़ों से जुड़ी होती है। तो यहाँ तक हम लोग लगभग 8 पॉइंट को देखे जो मातृभाषा की प्रकृति थी। आप लोग 8 पॉइंट को बार बार देखिए, इसको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का पॉइंट है गद्य और पद्य में अंतर। ठीक है। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार जो है देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो गद्य और पद्य में हम लगभग 11 अंतर बताएं जो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में अंतर बताएं, गद्य और पद्य में अंतर। तो पहले ये समझिए गद्य और पद्य होता क्या है। जो हम लोग कहानी में पढ़ते हैं तो वो गद्य है, जो हम लोग कविता में पढ़ते हैं वो पद्य है। ठीक है, बस इतना समझिए। जो कहानी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं तो वो गद्य है, जो कविता के रूप में, दोहे के रूप में पढ़ते हैं तो वो आपका पद्य है। चलिए एक एक करके हम लोग अंतर देखते हैं। गद्य का संबंध हमारे विचारों से बनाया जाता है। गद्य का संबंध जो है वो हमारे विचार उसमें छुपे रहते हैं। पद्य का संबंध हमारी भावनाओं से बनाया जाता है। पद्य में क्या होती है, भावनाएं जुड़ी होती है, उससे हम सारांश निकालते हैं। पद्य में हम लोग सारांश निकालते हैं, गद्य में हम लोग सारांश नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, विचार रहता है, इसमें क्या रहता है, भावनाएं जुड़ी रहती है। ठीक है, चलिए पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, गद्य में कहानी आएगा, नाटक आएगा, निबंध आएगा, आत्मकथा आएगा, पत्र आएगा आदि समाहित होती है। देखिए गद्य में कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, पत्र आदि समाहित होती है। पद्य में के अंतर्गत कविता, गीत, गाना, दोहे आदि समाहित होती है। जबकि पद्य में जो है कविता आएगा, गीत आएगा, गाना आएंगे, दोहे आएगा, ये सभी जो होती है पद्य होते हैं, जिसमें हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। इसका हम लोग अर्थ नहीं निकालते हैं गद्य का। चलिए 2 अंतर देख लिए। तीसरा अंतर देखते हैं हम लोग। गद्य में भाषाएं स्पष्ट होती है। गद्य में जो है भाषाएं क्या होती है, स्पष्ट होती है, क्योंकि हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने पर समझ जल्दी आ जाती है। पद्य में भाषाएं अर्थ में रहती है। पद्य में क्या होता है, भाषाएं अर्थ में रहती है। कविता के माध्यम से हम उनको जो है समझने का प्रयास करते हैं, जिन्हें पढ़ने में समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है, थोड़े पढ़ने में और समझने में कठिनाई होती है। गद्य एक विस्तार रूप है, पद्य एक संकुचित रूप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गद्य में अहंकार का प्रयोग नहीं होता है। गद्य में क्या होता है, अहंकार का प्रयोग नहीं होता है। जो हिंदी से आप लोग अगर कोई ग्रेजुएशन करते हैं, किए हुए हैं, तो उनको अहंकार के बारे में पता है, तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो गद्य में अहंकार का प्रयोग नहीं होता है, पद्य में अहंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, गद्य को पढ़ना काफ़ी आसान होता है, पद्य को पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पद्य में जो होती है वो कविताएं छुपी होती है, तो वहाँ से हम उसको अर्थ निकालना होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर में देखते हैं। गद्य में चिंतन कम होती है। गद्य में जो है हम चिंतन कम करते हैं, सोचते कम है, इनके बारे में जो है समझना कम चाहते हैं। पद्य में चिंतन अधिक होती है, करना होता है चिंतन, इसमें चिंतन मंथन इसमें ज़्यादा करना होता है। इसमें जो है किसी भी सेंटेंस का अर्थ निकालना होता है। गद्य लिखने वालों को लेखक कहते हैं, पद्य लिखने वाले को हम लोग कवि कहते हैं। ठीक है, गद्य अनुच्छेद में लिखा जाता है। गद्य जब भी लिखा जाएगा वो अनुच्छेद में लिखा जाएगा, पद्य जब भी लिखा जाएगा तो वो चरणों में लिखा जाता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। नेक्स्ट है, गद्य में
प्रासंगिक कविताएं नहीं होती है। गद्य में क्या होता है, कोई प्रासंगिक कविताएं नहीं होती है। इसमें हम किसी का प्रासंगिक नहीं करते हैं, किसी पर एक टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। इसमें हम लोग किसी पर एक रस के रूप में नहीं देखते हैं। पद में प्रासंगिक कथाएं होती है, इसको हम लोग रस के रूप में देखते हैं, जो एक कवि जो है इसको रचता है, जबकि गद्य को जो है लेखक रचता है। गद्य जो है वाक्यबद्ध रचना होती है, ये क्या होता है, सेंटेंस के रूप में होता है, ठीक है। जबकि पद जो होती है वो छंदबद्ध रचना होती है, जैसे 2 लाइन हुआ, फिर 2 लाइन नीचे से हुआ, इस तरह से जो है छंदबद्ध रचना के रूप में पद को देखा जाता है। तो इस तरह हम लोग 11 अंतर देखे, आप लोग जो 11 का 11 अंतर को बार बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अगला तीसरा टॉपिक है लेखन कौशल, जिसको हम लोग राइटिंग स्किल कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे इसको। तो लेखन कौशल क्या होता है? लेखन शब्द लिख धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। लेखन शब्द जो है लिख धातु से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को हम लिखकर जो प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम किसी कौशल के माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। जब हम अपने कौशल को माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। तो लेखन कौशल समझ में आ गया। लेखन कौशल एक ऐसी कौशल विधि है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अभिव्यक्ति का एक साधन है। लेखन जो होता है, हम अपने लेखन लिपि के माध्यम से, जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो वो लिख के पढ़ा रहे हैं, तो ये लिपि हो गया, ठीक है। जो लिपि प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जो हम अपने मन की जो मेरी भावनाएं हैं, जो हम आपके क्वेश्चन का हल करते हैं, तो ये लिपि के माध्यम से, लिपि प्रतीकों के माध्यम से आपको बताते हैं। इसी को बोलते हैं हम कि लेखन कौशल। और वह लेखन लिपि वही पढ़ सकते हैं जो उस भाषा की लिपि का ज्ञान हो। ये भाषा वही पढ़ सकता है जो इस लिपि का ज्ञान हो। जैसे हमको गुजराती नहीं आता है, तो हमको गुजराती भाषा पढ़ने भी नहीं आएगा, ठीक है, तो लिखने भी नहीं आएगा, तो हम गुजराती लिख भी नहीं पाएंगे, ना पढ़ ही पाएंगे। तो वही चीज़ है कि लेखन लिपि वही पढ़ सकता है जिन्हें उस भाषा की लिपि का ज्ञान हो। लेखन कौशल भाषा विशेष तथा उनकी लिपि व्यवस्था का पर्याप्त जानकारी देती है। लेखन कौशल भाषा जो होती है, उनकी लिपि व्यवस्था का एक पर्याप्त जानकारी देती है, ठीक है। इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषा दिया था रॉबर्ट लेडो के अनुसार, लेखन कौशल में परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना, जिन्हें लिखते समय लेखन ने मौन या उच्चारित रूप से प्रयुक्त किया हो या दोहराया हो। जब हम किसी लेखन कौशल का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसमें प्रतीकों को जब हम लिखते हैं, तो या तो लिखते समय मौन रहते हैं या उच्चारित करते हैं, या तो हम उसको मौन होकर लिखते हैं, यानी कि बात कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं सिर्फ, और उच्चारित रूप में भी लिखते हैं, जैसे बोल बोल के लिखना, तो उच्चारित रूप से प्रयुक्त करते हैं या दोहराते हैं। इसी को हम लोग लेखन कौशल कहते हैं, जो रॉबर्ट लेडो ने कहा था, ठीक है। यानी कि रॉबर्ट लेडो ने ये कहा था कि लेखन कौशल एक परंपरागत प्रतीकों के लिपिबद्ध एक विधि है, जिसमें हम लोग अपने मौन होकर लिखते हैं, है ना, या फिर उच्चारित होकर यानी बोल कर लिखते हैं। इसी को हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। बहुत अच्छा परिभाषा दिया, याद हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है भाषाई कौशल के प्रकार। अगर भाषाई कौशल के प्रकार बताएं तो भाषाई कौशल के 4 प्रकार हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। एक है पठन कौशल, दूसरा है श्रवण कौशल, तीसरा है वाचन कौशल, और चौथा है लेखन कौशल। पठन कौशल वैसे कौशल को कहते हैं जो हम पढ़कर कौशल विकसित होता है, उसे हम लोग पठन कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल वैसे कौशल को कहते हैं जिसमें हम सुनकर मेरे अंदर एक कौशल विकसित होता है, उसे हम लोग श्रवण कौशल कहते हैं। वाचन कौशल यानी स्पीकिंग स्किल वैसे कौशल को कहते हैं जो बोलकर जो है कौशल विकसित होता है, उसे वाचन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल वैसे कौशल को कहते हैं जो हम किसी मन के विचारों को, भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। तो इस तरह भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। पठन कौशल जो हम अपने जो पढ़कर कौशल विकसित करते हैं, पठन कौशल। श्रवण कौशल जो हम सुनकर कौशल विकसित करते हैं, श्रवण कौशल। वाचन कौशल जो हम बोलकर कौशल विकसित करते हैं, उसे वाचन कौशल कहते हैं। जो लेखन कौशल जो लिखकर अपने कौशल को विकसित करते हैं, उसे लेखन कौशल कहते हैं। तो भाषाई कौशल के 4 प्रकार हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं पठन कौशल।
ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पठन कौशल को देखते हैं। देखिए पठन कौशल क्या है। पठन कौशल से तात्पर्य है कि जब लिखित भाषा को पढ़कर उनके भावों या विचारों को या हाव भाव को समझने को पठन कौशल कहते हैं। मतलब ये कहता है कि पठन कौशल से तात्पर्य ये है कि जब हम अपने मतलब ये है कि पठन कौशल से तात्पर्य है कि जब लिखित भाषा को पढ़कर या उनके भावों या विचारों को या हाव भाव को समझने को पठन कौशल कहा जाता है। पठन कौशल का मतलब हुआ कि जब किसी लिखित भाषा को पढ़कर या उनके भावों को या विचारों को हाव भाव को समझते हैं तो उसी को हम लोग पठन कौशल कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ के भावों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पठन कौशल में लिखित हुई सामग्री को पढ़ते हैं। इसमें पठन कौशल का मतलब जो लिखी हुई भाषा होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके पश्चात सोच विचार और स्थिर कर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। फिर उसके बारे में हम सोचते हैं कि कौन सी भाषा लिखी है, फिर स्थिर होकर उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, उसी को हम लोग पठन कौशल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का मतलब हुआ कि श्रवण कौशल से तात्पर्य ये है कि कोई ध्वनि या वाक्यों को सुनकर भाषा को अर्जित करता है, उसी को हम लोग श्रवण कौशल कहते हैं। यानी श्रवण कौशल का मतलब हुआ कि जब हम किसी भाषा को ध्वनि को या वाक्यों को सुनकर भाषा को अर्जित करते हैं, है ना, उसी को हम लोग श्रवण कौशल कहते हैं, जिसमें हम सुनकर भाषा को अर्जित करते हैं। श्रोता द्वारा वक्ता के कथन को सुनते हुए वक्ता के बातों को समझना ही श्रवण कौशल कहता है। जब हम किसी श्रोता यानी सुनने वाला, किसी वक्ता मतलब बोलने वाला के कथन को सुनते हैं तो वक्ता की बातों को समझना ही श्रवण कौशल कहलाता है। जब हम उनकी बातों को समझते हैं तो वही समझना का मतलब किसी भी चीज़ को गौर से सुनना। जब आप किसी भी बातों को गौर से सुनेंगे तो आप उनको समझेंगे। तो जो गौर से सुनकर जो समझ रहे हैं तो आप में श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा है वाचन कौशल। वाचन कौशल का मतलब हुआ कि वाचन कौशल में भाषा को बोलकर ग्रहण किया जाता है। वाचन कौशल मतलब जो भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने में, उसी को हम लोग वाचन कौशल कहते हैं। छात्र को अन्य भाषा को वाचन करके सीखते हैं। छात्र को अन्य भाषा को वाचन करके सीखते हैं। ये कौशल मानसिक क्रियाओं से संबंधित रहती है। जब हम कोई बात को बोलते हैं किसी के सामने तो ये हम सोच समझ के बोलते हैं, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है, जो हम माइंड से बोलते हैं, जिसे बोलकर सीखते हैं, जिसे हम क्या करते हैं बोलकर सीखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वाचन कौशल। वाचन कौशल का मतलब जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग वाचन कौशल कहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल को देखें। जब हम किसी कौशल के माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के द्वारा लिखकर व्यक्त करते इसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा हाव भाव को व्यक्त करने का एक साधन है। देखिए लेखन कौशल क्या होता है, जब हम अपने मन के विचारों को, है ना, लिखकर व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने में, उसे हम लोग वाचन कौशल कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। तो लेखन कौशल जो होती है वो प्रतीकों के माध्यम से, है ना, लेखन लिपि के प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने का एक साधन है, जिसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों भाषाई कौशल के 4 प्रकार देखे हम लोग। चारों प्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग एक एक करके सबको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है स्वस्वर वाचन तथा मौन वाचन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगला टॉपिक है, स्वस्वर वाचन तथा मौन वाचन। स्वस्वर वाचन क्या होता है, ठीक है, जब हम किसी लिखित भाषा को ध्वनि उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वस्वर वाचन करते या पठन करते हैं। देखिए ये पठन कौशल का ही प्रकार है स्वस्वर वाचन। ठीक है, स्वस्वर वाचन का मतलब जब हम कोई लिखित भाषा को ध्वनि उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वस्वर वाचन करते हैं। जैसे अभी हम लिखित भाषा को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लिखित भाषा को किसी ध्वनि के साथ, ध्वनि का मतलब बोलकर, है ना, ध्वनि उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वस्वर वाचन करते हैं। अर्थात स्पष्ट भाषा बोलने, जोर जोर से पढ़ने का अभ्यास करना ही स्वस्वर वाचन कहलाता है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वस्वर वाचन में हम बोलकर पढ़ते हैं, जोर जोर से पढ़ने का अभ्यास करते हैं, तो उसी को हम लोग स्वस्वर वाचन कहते हैं। यानी स्वस्वर वाचन वैसे वाचन को कहते हैं जिसमें हम किसी लिखित भाषा को ध्वनि के माध्यम से पढ़ते हैं, उसे हम लोग स्वस्वर वाचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मौन वाचन। मौन वाचन क्या होता है, देखिए जब लिखित भाषा को मन ही मन आवाज़ निकाले बिना पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। यानी मौन वाचन का मतलब जब हम किसी लिखित भाषा को मन ही मन आवाज़ निकाले बिना पढ़ना ही
मौन वाचन कहलाता है। जैसे आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मन ही मन जो है इसको आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, तो आप लोग बिना जो है बोले सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के वाचन को हम लोग मौन वाचन कहते हैं, जिसमें हम बिना बोले जो है किसी सेंटेंस को या किसी वाक्य को पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग मौन वाचन कहते हैं। तो जब हम लिखित सामग्री को मन ही मन आवाज़ निकाले पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस वाचन का प्रयोग केवल अपने ही लिए किया जाता है। इस वाचन का प्रयोग क्या कहता है? अपने लिए किया जाता है, ठीक है। ये विद्यार्थियों में एकाग्रता का विकास होता है। इसमें विद्यार्थी में एकाग्रता, यानी कि इसमें क्या होता है कि एकांत होकर बच्चे पढ़ते हैं तो वो मन ही मन पढ़ते हैं, तो इसमें विद्यार्थी केवल अपने लिए ही पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग मौन वाचन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्वस्वर वाचन देख लिए और मौन वाचन देख लिए। स्वस्वर वाचन वैसे वाचन कहते हैं जिसमें हम किसी लिखित भाषा को बोलकर पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग स्वस्वर वाचन कहते हैं। और मौन वाचन उसका उल्टा हो गया, जब हम किसी लिखित भाषा को मन ही मन पढ़ते हैं तो उसे हम लोग मौन वाचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है पठन कौशल के प्रकार, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी आपका। तो ये है आपका पठन कौशल के प्रकार, और ये ठीक है। तो पठन कौशल के प्रकार, तो पठन कौशल के इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा कॉपी में। तो पठन कौशल के अगर आप प्रकार देखा है पठन कौशल के, तो दो प्रकार है, एक है स्वस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन, जो अभी पढ़े हैं। स्वस्वर पठन के फिर दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। अब मौन पठन के भी दो प्रकार हैं, गंभीर पठन और द्रुत पठन। तो इस तरह से आप देखिए पठन कौशल के प्रकार है स्वस्वर पठन, मौन पठन। स्वस्वर पठन के दो प्रकार, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। मौन पठन के भी दो प्रकार, एक हो गया गंभीर पठन और एक हो गया द्रुत पठन। आइए एक एक करके हम सब देखते हैं। तो इस तरह से डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। पठन कौशल के प्रकार ये सबसे पहले हम देखते हैं स्वस्वर पठन, जिसको हम लोग साउंड रीडिंग कहते हैं। तो स्वस्वर पठन तो अभी हम पढ़े, जब हम किसी लिखित भाषा को ध्वनि उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो हम इस प्रक्रिया को स्वस्वर वाचन या पठन कहते हैं। अर्थात स्पष्ट भाषा बोलने, जोर जोर से पढ़ने का अभ्यास करना ही स्वस्वर वाचन कहलाता है, ठीक है। तो स्वस्वर वाचन का मतलब हुआ कि जब हम अपने लिखित भाषा को उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो उसे हम लोग स्वस्वर वाचन कहते हैं। जोर जोर से पढ़ते हैं और बोलकर पढ़ते हैं, उसे हम लोग स्वस्वर वाचन कहते हैं या पठन कहते हैं इसी को, ठीक। अब इसी के दो प्रकार हैं। इसमें हम लोग पहला प्रकार देखते हैं स्वस्वर पठन के दो प्रकार। इसमें पहला है व्यक्तिगत पठन, जिसको हम लोग इंडिविजुअल रीडिंग कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले पठन को हम लोग व्यक्तिगत पठन कहते हैं। जब एक व्यक्ति बोलकर पढ़ता हो या एक व्यक्ति उच्चारण के साथ पढ़ता हो तो उसे हम लोग व्यक्तिगत पठन कहते हैं। यह पठन कक्षा में शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पाठ का अनुकरण छात्र के द्वारा किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को सरलता होती है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें कक्षा में शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पाठ का अनुकरण, है ना, छात्र द्वारा किया जाता है। जब हम लोग बच्चों को रीडिंग करवाते हैं क्लास में, तो एक एक बच्चे से रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से, है ना, एक एक करके 4 लाइन करके पढ़ते हुए आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत पठन हुआ। इसमें क्या होगा कि उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत रूप से अगर अध्यापक को कोई उनका कोई अर्थ बताना हो, है ना, सेंटेंस का, तो वो व्यक्तिगत रूप से अध्यापक जो है उस सेंटेंस का शिक्षण करके उसका व्यक्तिगत रूप से ध्यान देके उसको सरलता से बताएंगे। तो वो हो गया आपका व्यक्तिगत पठन, जिसमें आप अकेले जो है पढ़ता हो उसे हम लोग व्यक्तिगत पठन कहते हैं। दूसरा है सामूहिक पठन, जिसको हम लोग ग्रुपिंग रीडिंग कहते हैं। देखिए, तो दूसरा है स्वस्वर पठन के दूसरा प्रकार है सामूहिक पठन। जब 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को हम लोग सामूहिक पठन कहते हैं। सामूहिक पठन का मतलब हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक छात्र, है ना, पढ़ने लगते हैं या पढ़ते हैं तो उसे हम लोग सामूहिक पठन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए जो है आप लोग का इसमें सभी छात्र बालक मिलकर सभी भी पाठ का उच्चारण एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी छात्र और बालक जो है मिलकर किसी भी पाठ का उच्चारण एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, उसे हम लोग सामूहिक पठन करते हैं। जैसे आप लोग छोटे बच्चे का पठन देखे होंगे, एक बच्चा ए बोल रहा है तो उसके साथ सभी बच्चे ए बोल रहे हैं, फिर बी बोलता है तो सभी बच्चे बी बोलते हैं, फिर सी बोलता है तो सभी बच्चे सी बोलते हैं। इस तरह से जो है को खो गो एक बच्चा बोलता है तो उसके साथ उच्चारण के साथ कक्षा के सभी बच्चे, अन्य सभी बच्चे बोलते हैं। तो इस तरह के पठन को हम लोग सामूहिक पठन करते हैं। और व्यक्तिगत पठन वैसे पठन करते हैं जिसमें कोई एक खास छात्र जो है उसको पढ़ता हो, एक
स्टूडेंट पढ़ता है उसको हम लोग व्यक्तिगत पठन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मौन पठन, जिसको हम लोग साइलेंट रीडिंग कहते हैं। देखिए मौन पठन क्या होता है, जब लिखित भाषा को या लिखित सामग्री को मन ही मन आवाज़ निकाले बिना पढ़ना ही हम लोग मौन पठन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अभी इसको मौन पठन को पढ़िए तो आप लोग क्या हुआ, साइलेंट होकर पढ़े, है ना, आप लोग का भाषा नहीं निकला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मन ही मन आवाज़ निकाले बिना पढ़ना ही मौन पठन कहलाता है। इस वाचन का प्रयोग केवल अपने लिए ही किया जाता है। ये विद्यार्थी में एकाग्रता का विकास करता है। इसमें विद्यार्थी जो है अपने लिए करता है और उसमें एकाग्रता का भी विकास होता है। इसमें क्या होता है कि उसमें चिंतन करने का भी इसमें ज़्यादा इसमें क्या होता है, विकसित होता है। चलिए अब हम लोग देखा जाए तो मौन पठन के दो भेद हैं। तो मौन पठन के कितने प्रकार देखे, दो प्रकार देखे मौन पठन के। ठीक है, तो मौन पठन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। एक है गंभीर पठन और दूसरा है द्रुत पठन। अब देखते हैं गंभीर पठन क्या होता है। गंभीर पठन उस पठन को कहते हैं जब हम किसी सामग्री की तह तक पहुंचना चाहते हैं। जब कोई ऐसा आपके सामने में कोई ऐसा लिखित भाषा होता है जिसको हम पढ़ने के बाद उसकी तह तक जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी हो गया जिनको हम पढ़ रहे हैं और उसका तह तक यानी उनके अंतिम पंक्ति तक पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें हमको समझने में आसानी मिले। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गंभीर पठन, जिसको हम गंभीर होकर पढ़ते हैं। या हम नवीन सूचना ग्रहण करना या केंद्रीय भाव की खोज करने के लिए इस तरह के गंभीर पठन का प्रयोग या वाचन करते हैं जो मन ही मन करते हैं। यानी कि जब हम कोई नए विचार को सोचते हैं या नई सूचनाओं को ग्रहण करते हैं या कोई केंद्रीय भाव को हम लोग खोजते हैं, तो इस तरह के गंभीर पठन को हम लोग आप लोग मन ही मन विचार करते हैं, तो इसी को हम लोग गंभीर पठन करते हैं। गंभीर पठन एक वैसी मौन पठन की वैसी प्रकार है जिसमें हम लोग मन ही मन किसी ऐसे नवीन सूचना की ओर आगे बढ़ते हैं जो हम मन ही मन उसको खोजने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम लोग गंभीर पठन करते हैं। चलिए दूसरा है द्रुत पठन। द्रुत पठन क्या होता है, देखिए जब हम अधिक सामग्री को कम समय में तेज़ी से अध्ययन करते हैं तो वो मन ही मन मौन रूप से कराता है। द्रुत का मतलब हुआ कम समय में, है ना, कम समय अधिक कंटेंट को हम जब मन ही मन पढ़ लेते हैं कम समय में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रुत पठन कहेंगे। ठीक है, इस तरह के पठन को द्रुत पठन कहते हैं। जब हम किसी सीखी हुई भाषा को मन ही मन अभ्यास करते हैं तो सूचना एकत्रित करते हैं और उसे द्रुत पठन करते हैं। यानी कि जब हम कोई कहानी को पहले से पढ़े होते हैं फिर भी अध्यापक कहा कि फिर से पढ़ो तुम इस कहानी को, तो हम क्या करते हैं कि काफ़ी तेज़ी में, है ना, तेज़ी में उस कहानी को मन ही मन पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्रुत पठन। यानी कि कभी देखिएगा कि छोटा बच्चा को अगर हम कोई कहानी पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करता है कि तेज़ी से मन ही मन पढ़ लेता है, तो बोलता है हो गया सर। तो इस तरह के पठन को हम लोग द्रुत पठन करते हैं। इसमें क्या होता है, कम समय में तेज़ी से पढ़ के बच्चे निकल जाते हैं, जो कि मन ही मन पढ़ के निकल जाते हैं, उसी को हम लोग द्रुत पठन करते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले से उनका अभ्यास किया हुआ रहता है, बस उसको क्या करना है, एक रिवाइज के रूप में देखना पड़ता है, उसी को हम लोग द्रुत पठन करते हैं। जैसे अभी आप लोग मेरा कंटेंट को देख रहे हैं, मन ही मन सोच विचार कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग द्रुत पठन करते हैं, जो आप लोग तेज़ी से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग को पठन कौशल का महत्व पूछ दे तो महत्व भी आप लोग देख लीजिए। पठन कौशल के महत्व निम्नलिखित है। पठन कौशल शिक्षा प्राप्ति का एक सहायक होता है। पठन कौशल से हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। दूसरा है पठन कौशल के द्वारा ज्ञान को अर्जित करने का एक साधन है। तीसरा देख लेते हैं, पठन कौशल के द्वारा बालकों में सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है जो हम पढ़ के उन सभी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। पठन कौशल मनोरंजन का एक साधन है। आप किसी भी स्थान पर अकेलेपन को दूर करने के लिए पठन कौशल का प्रयोग कर सकते हैं और इसके द्वारा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई आप उपन्यास पढ़िए या फिर कोई अच्छे वैज्ञानिक का कहानी पढ़िए, कोई अच्छे दार्शनिक या फिलोसफी का कहानी पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि आपको अकेलेपन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पठन कौशल जो एक मनोरंजन का साधन भी है, जो अब अकेलापन दूर करने के लिए भी आप कोई अच्छे राइटर का या फिर अच्छे उपन्यास पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर में पठन कौशल का महत्व है कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विकास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विकसित करने में, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, वहाँ पे जहाँ पे हम अपने भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है दृष्टिकोण विकसित करने में पठन कौशल का महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पठन कौशल को देख लिए, पठन कौशल के प्रकार देखे।
ठीक है। पठन कौशल के 2 प्रकार देखे, स्वस्वर पठन और मौन पठन। फिर स्वस्वर पठन के 2 प्रकार, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। और फिर अगर मौन पठन के अगर 2 प्रकार देखे, एक गंभीर पठन और द्रुत पठन। इस तरह से सभी पठन को आप याद कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ब्लूम का वर्गीकरण, जो कि आपका 16 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखे भी होंगे और फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लूम का वर्गीकरण, जो कि आपका ये क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा और पूछना ही है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारण में ब्लूम के वर्गीकरण का क्या महत्व है, विस्तार से लिखिए। तो ब्लूम के वर्गीकरण जो है, ब्लूम ने 3 वर्गीकरण दिया था, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इस तीनों का विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और जो इसको पढ़ लिए तो फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर पढ़ लीजिए। रूपरेखा प्रस्तावना दिया है, ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम के वर्गीकरण का महत्व और लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन। शिक्षण उद्देश्य वह शैक्षिक कार्य है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यानी कि शिक्षण उद्देश्य का मतलब होता है कि अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनका क्या उद्देश्य है, उनका यही उद्देश्य रहता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक योगदान बीएस ब्लूम का था, है ना, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम इसका पूरा नाम था। तो बीएस ब्लूम जो थे, उनका सबसे अधिक योगदान था कि किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बने, जिससे बच्चों में के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। इस शैक्षिक प्रणाली का लक्ष्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना था। इस शिक्षण प्रणाली का एक ही लक्ष्य था कि बच्चों में सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। बच्चे चीज़ों को जल्दी सीखें, उनके व्यवहार में परिवर्तन करें। इसके लिए बीएस ब्लूम ने क्या लाया था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण लाया था। शैक्षिक उद्देश्यों को अधिक व्यापक होते हैं, ये पूर्णता में उस स्थिति का बोध कराते हैं जिस तक पहुंचना संभव हो सकता है। यानी कि ये शिक्षण प्रक्रिया का एक बोध कराता है जिसमें बच्चे उस स्थिति तक पहुंच सकता है जहां तक वो सीख सकते हैं, और असंभव भी है, और जो असंभव भी है उसको भी वो संभव करके सिखाते हैं। इस वर्गीकरण की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण तथा सीखने के उद्देश्य का निर्धारण आसानी से कर सकता है, इसलिए इसे अनुदेशात्मक उद्देश्य शिक्षण भी कहते हैं। इसी का हम लोग बीएस ब्लूम का अनुदेशात्मक उद्देश्य शिक्षण भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। अभी तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण विभिन्न, ठीक है, विभिन्न प्रतिमान विकसित करते हुए उनमें बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एवं उनके साथियों द्वारा विकसित प्रतिमान अधिक उपयुक्त है। देखिए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण मतलब बच्चों के सीखने का अलग अलग वर्गीकरण है, ठीक है। तो बच्चे में सीखने के 3 वर्गीकरण दिए थे बीएस ब्लूम ने, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जो अभी बाद में पढ़िएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है जहाँ बच्चे मस्तिष्क का विकास करते हैं, भावात्मक मतलब बच्चों के भाव का विकास करते हैं, इमोशनल का, और क्रियात्मक का मतलब बच्चों के मांसपेशियों का विकास करते हैं। उसे हम लोग बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक, कि जहाँ बेंजामिन, बीएस ब्लूम तथा उनके साथियों ने मिलकर प्रतिमान विकसित किया और जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी बीएस ब्लूम महोदय तथा उनके साथियों ने मिलकर इस उद्देश्य को पूरा किया था, जिसका नाम रखा था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसका नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो कि बीएस ब्लूम और उसके साथियों ने मिलकर इसे नाम दिया था, इस पर काम किया था। अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका शैक्षिक उद्देश्यों में व्यवस्थित क्रम हो जाता है। यानी कि जब हम इसका शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एक व्यवस्थित क्रम, यानी कि एक जो हम क्रमबद्ध रूप से हम किसी भी चीज़ को सिखाते हैं उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लूम एवं उनके सहयोगी ने शिकागो विश्वविद्यालय में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में वर्गीकरण किया। देखिए बीएस ब्लूम जो थे वो उन्होंने क्या किया, अपने सहयोगियों की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से शिकागो विश्वविद्यालय में ज्ञानात्मक पक्ष,
भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक, तीनों पक्षों में वर्गीकरण किया शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों को, जिसमें 1956 ईस्वी में ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष, 1964 में ब्लूम, करथवाल तथा मसिया ने भावात्मक पक्ष और 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। देखिए 1956 में बी.एस. ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को दिया, 1964 में ब्लूम, करथवाल तथा मसिया ने भावात्मक पक्ष दिया और 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। ठीक, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की तार्किक रूप से मनोवैज्ञानिक एवं नियोजित एवं संतुलित एकीकरण किया। तो देखिए इस तरह से ब्लूम का वर्गीकरण आप भी कॉपी में इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो ब्लूम का वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण दिया था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। भावात्मक पक्ष को हम लोग इंग्लिश में एफेक्टिव डोमेन कहते हैं। क्रियात्मक पक्ष को हम लोग इंग्लिश में साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया था? तो ब्लूम ने दिया था 1956 में, 1956 में। इसके है ना 10 साल बाद, ये देखिए 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद 1964। ठीक है, सॉरी 10 साल नहीं होगा, 10 साल कितना था, है ना 10, इसमें कितना साल जोड़िएगा, 56 का मतलब हुआ कि 8 साल बाद ना, 8 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद, है ना 8 साल बाद जो है भावात्मक पक्ष में ब्लूम, कथरवाल और मसिया, ये तीनों मिलके जो है 1964 में भावात्मक पक्ष दिया। फिर उसके बाद इसके 5 साल बाद, ठीक है 8 साल बाद, फिर 5 साल बाद जो है क्रियात्मक पक्ष में का सिम्पसन ने 1969 में दिया था। याद रखिएगा 1956, ठीक है, फिर उसके बाद 1964, ठीक है, और 8 साल हो गया और 5 साल 1969। इस तरह से जो है 3 पक्ष दिया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध H से है, भावात्मक पक्ष का संबंध H से है और क्रियात्मक पक्ष का संबंध H से है। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध H का मतलब हुआ हेड का मतलब हेड का मतलब हुआ मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। भावात्मक पक्ष का हार्ट का मतलब दिल से, दिल का मतलब भावात्मक, भाव से जुड़ा हुआ है। और H का मतलब हैंड का मतलब मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हेड हो गया, हार्ट हो गया और यहाँ पे जो है आपका हो गया हेड हो गया। तो 3H जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। 3H का कहानी यही है कि एक H हो गया ज्ञानात्मक पक्ष से, एक H हो गया भावात्मक पक्ष से और एक H हो गया क्रियात्मक पक्ष से। ठीक है, तो इसमें पहला H का संबंध हेड से, हेड का मतलब मस्तिष्क में हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष को जोड़ते हैं। हार्ट का मतलब हुआ दिल का मतलब हुआ जहाँ हम लोग भाव से जोड़ते हैं, संवेग से जोड़ते हैं। ठीक है, और H का मतलब हुआ हैंड का मतलब हुआ मांसपेशी का संबंध क्रियात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बी.एस. ब्लूम को 3 पक्ष में जोड़ा गया। बी.एस. ब्लूम के वर्गीकरण को, शैक्षिक वर्गीकरण को ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आप लोग इसी तरह से डायग्राम बनाइएगा। अब देखिए ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन आता है, इसको आप लोग याद करिएगा। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। याद रखिए ज्ञान, ठीक है, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, अब इसमें आइए आपका भावात्मक में ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण, चरित्रीकरण। और आपका क्रियात्मक पक्ष में अनुकरण, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभाविकरण। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। पहला ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक में हो गया, भावात्मक में ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक में क्या, अनुकरण करना, कार्य करना, नियंत्रण करना, सामंजस्य और स्वाभाविकरण। इस तरह से आप लोग क्रियात्मक पक्ष को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो देखिए ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3H यानी हेड, हार्ट, हैंड, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पर बल दिया। जहाँ ज्ञानात्मक पक्ष में हेड, ठीक है, और उसके बाद भावात्मक पक्ष में हार्ट और क्रियात्मक पक्ष में हैंड को शैक्षिक उद्देश्यों को जोड़ा, इससे शैक्षिक उद्देश्यों को जोड़ा है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को पढ़ेंगे पहले।
चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को। ज्ञानात्मक पक्ष को यानी संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। सन 1956 ईस्वी में बेंजामिन ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का प्रतिपादन किया। ज्ञानात्मक पक्ष में शैक्षिक दृष्टि से बौद्धिक पक्ष सर्वाधिक महत्व है। इसमें जो है बौद्धिक पक्ष यानी बुद्धि का विकास होता है इसमें, संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक पक्ष में। ये पक्ष ज्ञान तथा सूचनाओं का ग्रहण करना, उनके उपयोग से संबंधित होता है। इसमें मस्तिष्क यानी हेड संबंधित क्रियाओं का समावेश होता है। इस पक्ष में सूचनाओं, तथ्यों, शब्दों, सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। ब्लूम द्वारा इस पक्ष में 6 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो एक एक वर्ग को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है ज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग नॉलेज कहते हैं। ज्ञान का संबंध, जहाँ ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है। ज्ञान जो है सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत छात्र को विषय से संबंधित तथ्यों, घटनाओं, सूचनाओं, प्रत्ययों, सिद्धांतों, परंपराओं आदि की ज्ञान दिया जाता है। इस ज्ञान का अर्थ है पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों को याद करना, जिसमें परिभाषा देना, परिभाषा कहना, पहचानना आदि क्रियाएं कराई जाती है। ज्ञान का मतलब होता है जब हम किसी तथ्यों को, घटनाओं को, सूचनाओं को, संप्रेत्यों को, परंपराओं को है ना अर्जित करते हैं, तो उसी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, याद करना, स्मरण करना, विचारों को, तथ्यों को समझना, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्ञान। तो पहला आपका ज्ञानात्मक पक्ष यानी संज्ञानात्मक पक्ष के पहला है ज्ञान, हो गया। दूसरा है बोध, यानी ज्ञान को हम लोग निम्न स्तर का है, बोध भी आपका उच्च स्तर का मानसिक योग्यता है ये। ठीक है, जिस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो गया हो, अब बोध में क्या होता है, देखिए जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब क्या होगा, उसके विचारों को अपने शब्दों के अनुसार व्याख्या करना। अब उसके अब आपको ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान को आप अपने शब्दों के अनुसार व्याख्या करना, उल्लेख करना, अनुवाद करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, पुष्टि करना, विवेचना करना आदि क्रियाएं आती है। जब आपको ज्ञान मिल गया तो अब उस भाषा को आप क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे, अनुवाद करेंगे, अंतर करेंगे, व्याख्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तुलना करेंगे, पुष्टि करेंगे। तो उस ज्ञान का हम क्या कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं, जिसको हम लोग कंप्रीहेंशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कंप्रीहेंशन कहते हैं। ये दूसरा था। तीसरा हम लोग देखते हैं अनुप्रयोग। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन यानी कि उसका प्रयोग करेंगे। यह ज्ञान तथा बोध के उच्च स्तर की मानसिक योग्यता है। ज्ञान और बोध से यह ऊपर की योग्यता है। कौन, प्रयोग। प्रयोग में ज्ञान तथा बोध दोनों का ही आवश्यक होता है। देखिए जब प्रयोग करेंगे तो ज्ञान और बोध दोनों की जरूरत पड़ेगी। यदि कोई छात्र ज्ञान तथा बोध से किसी सिद्धांतों को प्राप्त कर चुका है तो उसका उपयोग भली प्रकार कर सकेगा। जब आपको ज्ञान मिल गया, फिर आप उसको समझ गए, तो अब उसका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिक में लागू कर सकते हैं। जब आपको कोई भी ज्ञान मिल गया, उसको आप समझ गए, तो अब व्यवहारिक रूप से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सकते हैं। इसमें प्रयोग को स्वयं करके दिखाना, तथ्यों से संबंध स्थापित करना ही क्या कहता है, प्रयोग क्रियाएं आती है, इसमें आदि क्रियाएं आती है। तो ये तीसरा था संप्रत्यय, प्रयोग, एप्लीकेशन करते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग। ठीक है, अब आते हैं विश्लेषण। अब यहाँ से आपका उच्च मानसिक योग्यता शुरू हो रहा है। तो विश्लेषण देखा जाए तो उच्च मानसिक स्तर का उद्देश्य है। ठीक, इससे पहले जो था वो तीनों निम्न मानसिक स्तर का था। अब ये जो है यहाँ से आपका 4 नंबर से विश्लेषण से आपका उच्च मानसिक स्तर शुरू हो रहा है, जिसमें किसी सूचना को समझने के लिए तथ्यों को बांटा जाता है। इसमें क्या होगा, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब एनालिसिस करना, चीज़ों को समझना। तो चीज़ों को बांट के समझा जाता है। इसके लिए ज्ञान, बोध, प्रयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति होना आवश्यक होता है। ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। अब उसको बांट के पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को विभक्त करना, विश्लेषण करना, अलग अलग करके घटकों में बांटना आदि क्रियाएं कराई जाती है। अब विश्लेषण में क्या होगा, जब आपको ज्ञान का प्राप्त हो जाएगा, बोध का प्राप्त हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, तो अब उस चीज़ों को बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, विभक्त करने का प्रयास करके उसको चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी को हम लोग विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं संश्लेषण, जिसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। संश्लेषण क्या होता है कि ज्ञानात्मक पक्ष के सबसे अधिक संश्लेषण पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों को, अंगों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। संश्लेषित का मतलब सभी चीज़ों को जोड़कर एक हम नया जो बात करते हैं उसी को हम लोग संश्लेषित करते हैं। इसके अंतर्गत निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, विचारों तथा भावों को नवीन रूप से देना, नवीन योजना बनाना आदि क्रियाएं आती है। इसमें जो है ये सभी नवीन योजनाएं, भावों को, विचार को निकालना है ना, निष्कर्ष पर पहुंचना संश्लेषण कहलाता है। यानी कि कोई बड़ा कोई कंटेंट अगर आपका
कोई कहानी के रूप में है, उसको आप जब छोटे रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग संश्लेषण कहते हैं, जो है आपका क्या है, इसमें संश्लेषण करते हैं इसको हम लोग। विश्लेषण जो था छोटे चीज़ों को विस्तार करके बताना, है ना, छोटे चीज़ों को विस्तार करके जब बताते हैं तो ये आपका विश्लेषण कहलाता है। जब बड़े चीज़ों को आप छोटे करके बताते हैं तो उसको हम लोग संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, 5 हो गया, और एक लास्ट है जो है 6 नंबर, जिसको मूल्यांकन कहते हैं। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर इसी को बुलाता है। मूल्यांकन जो होता है ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर है। मानसिक उद्देश्य कहा जाता है, मूल्यांकन के सर्वोच्च माना जाता है। ये एक सर्वोच्च मानसिक योग्यता स्तर है। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों के आलोचनात्मक अपनाया जाता है। इसके आंतरिक और बाह्य मानदंडों का आकलन किया जाता है। इसमें जो है चीज़ों को आकलन किया जाता है कि कहाँ समझने में कमी रह गया, है ना, कहाँ सीखने में कमी रह गया, कहाँ कौन चीज़ सीखे हैं, इसमें जो है इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, जो कि सबसे उच्च मानसिक स्तर की योग्यता है। तो देखिए इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा लास्ट में ज्ञानात्मक पक्ष का। तो ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष का जो है डायग्राम है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो पहले ज्ञान को सीखे, फिर बोध को सीखे, फिर प्रयोग करना सीखे, फिर विश्लेषण करना सीखे, फिर संश्लेषण करना सीखे, फिर लास्ट में मूल्यांकन। तो देखिए ये तीनों शुरू का ज्ञान, बोध और प्रयोग, ये तीनों जो है आपका लोड्स है। लोड्स का मतलब लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी निम्न स्तर की चिंतन कौशल, ये तीनों है, ठीक है। और आपका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये तीनों जो है हॉट्स है। हॉट्स का मतलब है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी उच्च स्तर का चिंतन कौशल है। ये हो गया आपका 3 शुरू, यानी कि शुरू का 3 जो है आपका क्या है, लॉट्स है, निम्न यानी कि लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और ऊपर 3 जो है हॉट्स है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। देखिए जब भी क्रम होगा तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से आप कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। तो ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर क्रम होगा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन। तो देखिए इफेक्टिव डोमेन का बात करते हैं। आइए अब हम लोग इफेक्टिव डोमेन का बात करते हैं, जिसको हम भावात्मक पक्ष कहते हैं। भावात्मक पक्ष का मतलब संवेगात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का विकास ब्लूम, क्रथवाल तथा मसियान ने 1964 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, ब्लूम, क्रथवाल तथा मसियान ने 1964 में किया था। इस पक्ष का संबंध मनुष्य के हार्ट से है, यानी भाव से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जीवन पद्धति में भावात्मक समायोजन, नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वो उद्देश्य में जिनमें बालकों की रुचि, अभिवृत्तियाँ, मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास होता है, उसे भावात्मक पक्ष के उद्देश्य में 5 वर्ग में बांटा गया है। देखिए इसमें भावात्मक पक्ष को 5 वर्ग में बांटा गया। पहला है ग्रहण करना, जिसको हम लोग रिसीविंग करते हैं, ग्रहण करना। पहला है ग्रहण करना, याद रखिएगा। ये भावात्मक पक्ष का निम्न स्तर यानी आरंभिक वर्ग है। इसमें छात्रों को ग्रहण करने की इच्छा की थी। पहले चीज़ों को ग्रहण करना है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहण करना, जो भावात्मक पक्ष का पहला है। इसके अंतर्गत घटना व क्रिया का ग्रहण करने की इच्छा, क्रिया के प्रति जागरूकता, क्रिया पर ध्यान देना, स्वीकार करना आदि छात्र को अर्जित की जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि घटना को या वो क्रिया को ग्रहण करने की इच्छा, क्रिया प्रति जागरूकता करना, चीज़ों को ग्रहण करना ही इसमें भावात्मक पक्ष का पहला आता है, रिसीविंग। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग। अब ग्रहण किए गए चीज़ों के प्रति अनुक्रिया देना, ठीक है। इस ग्रहण किए गए चीज़ों के प्रति अनुक्रिया देना ही रिस्पॉन्डिंग कहलाएगा। ये ग्रहण किए गए बाद पक्ष का ग्रहण किए जाए के बाद उसके प्रति अभिरुचि और प्रतिक्रिया देना, इच्छा व्यक्त करना, उत्तर देना, स्वीकृति देना आदि क्रिया छात्र द्वारा की जाती है। जैसे आप लोग मेरे दिए गए पढ़ाई को आप लोग ग्रहण करते हैं, फिर उसके प्रति आप लोग कमेंट करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो आप लोग पावला में भी पढ़े थे, थर्नाइड में भी पढ़े थे कि किस तरह से जो है उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स दिया जा रहा था, तो वही हो गया अनुक्रिया। तो पहला हो गया ग्रहण करना, दूसरा हो गया प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, ठीक है। तीसरा है आकलन, वैल्यूइंग, ठीक। आकलन का मतलब हुआ चीज़ों के मूल्यों को समझना। इस उद्देश्य का संबंध छात्र के विशिष्ट मूल्यों से होता है, जहां उन मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों की आस्था से होता है एवं वो अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। इसके अंतर्गत मूल्यों को स्वीकारना है, मूल्यों को वरीयता देना है आदि का आकलन किया जाता है। इसमें चीज़ों को स्वीकारना है, मूल्यों को वरीयता देना है आदि का आकलन करना ही इसमें वैल्यूइंग कहलाता है। चलिए व्यवस्थीकरण करना, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। व्यवस्थीकरण का मतलब हुआ इस उद्देश्य का व्यवहार मूल्यों को संगठित रूप से किया जाता है। व्यवस्था का संबंध मूल्यों को क्रम में निर्मित और संगठित करने से होता है। इसके अंतर्गत छात्र मूल्यों को अवधारणा, व्यवस्थित करना, निश्चित करना आदि अर्जित करते हैं, ठीक है। और 5 नंबर में चारित्रीकरण, इसको याद रखिए,
कैरेक्टराइजिंग मतलब चरित्रीकरण। ये भावात्मक पक्ष के सबसे उच्च स्तर का है एवं अंतिम पक्ष है। इसमें मानव आत्मसात मूल्यों की दिशा निर्देशित करते हैं। इसका संबंध व्यक्ति की विशेषताओं आत्मसात करना, मूल्य प्रदर्शित करना, मूल्यों को दोहराना आदि अर्जित क्रियाएं इसमें आती है, जिसको चरित्रीकरण में आते हैं। तो इस तरह से भावात्मक पक्ष का डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, इसमें पहला आ जाएगा ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण, चरित्रीकरण। याद रखिए, ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण, चरित्रीकरण। फिर इसको 5 बार पढ़िएगा, कॉपी में लिखिएगा। ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण, चरित्रीकरण। ये भावात्मक पक्ष के जो है आपके 5 वर्ग में बांटा भावात्मक पक्ष को, और इसको नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा। सबसे उच्च जो हो गया यानी HOTS हो गया, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, चरित्रीकरण हो गया। ठीक है, जो कि आपका 5वां है। तो याद रहेगा ना बार बार। तो जैसे आप ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उसी तरह से भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना, अनुक्रिया, आकलन, व्यवस्थीकरण, चारित्रीकरण, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसमें आप परिवर्तन कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष, जिसको हम लोग साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन ने 1969 में किया गया था। इस पक्ष का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण व कौशल के विकास से है। इसमें इंद्रियों एवं मांसपेशियों का समन्वय होता है। इसमें हस्त यानी हैंड द्वारा संचालित होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम अपने मांसपेशियों को इंद्रियों के माध्यम से समन्वय करके सीखते हैं, तो इसी को हम लोग क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। जैसे हम लोग को कार चलाने सीखना है, तो हम क्या करते हैं, मस्तिष्क और हाथ पैर मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए कार चलाना सीखते हैं। तो ये क्रियात्मक पक्ष में आता है, जिसको हम लोग साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। इसमें भी हम 5 वर्गों में इसको बांटे हैं। पहला है अनुकरण करना, जिसको हम लोग इमिटेशन कहते हैं। पहला है अनुकरण। ये क्रिया पक्ष का प्रथम स्तर है अनुकरण, जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, चेतन के रूप में नकल करना। इस पक्ष के व्यक्ति के दूसरे व्यवहार, विचारों, भावों और कार्यों या क्रियाओं को देखकर स्वयं ठीक उसी प्रकार नकल करना। जैसे साइकिल चलाने सीखने, तो अगर हमारे बगल में कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको हम नकल करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, जिसको देख के हम किसी भी चीज़ को देख के उसका नकल करते हैं, तो उसे हम लोग अनुकरण करते हैं, जिसको हम लोग इमिटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें व्यवहारों का नकल करते हैं, विचारों का करते हैं, भावों का करते हैं, कार्यों का करते हैं, क्रियाओं का करते हैं, को देखकर स्वयं ठीक उसी प्रकार नकल करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकरण करना, जो क्रियात्मक पक्ष का पहला है। दूसरा है कार्य करना, जिसको हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। कार्य करना क्या होता है, ये क्रियात्मक पक्ष का द्वितीय पक्ष है, जिसमें छात्र अनुकरण करके उसे कार्य करते हैं, निर्देश का पालन करते हैं, फिर चयन करना, उससे स्थिरता आ जाती है। अब क्या होगा, दूसरा में अनुकरण करने के बाद अब उस पर वो कार्य करेगा। जैसे उनको देख के साइकिल चलाने को देख के वो साइकिल चलाना चाहेगा, अब ये कार्य करना चाहेगा, निर्देश का पालन करेगा, जो इसको बताएगा साइकिल चलाने के लिए, फिर उसका चयन करेगा, फिर उसमें स्थिरता आ जाएगी। तो दूसरा हो गया कार्य करना, अनुकरण के बाद कार्य करना। ठीक है, तीसरा है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना भी आना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये भी सिखाया जाता है। ये क्रियात्मक पक्ष का तीसरी पक्ष है, जिसमें इस पक्ष में चयनित कार्यों को पुनर्रूपादन किया जाता है, जिसमें कार्यों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है। ठीक है, और चौथा में है सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेट करने सिखाएगा। ये क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तर की मानसिक कौशल है। इस पक्ष में कार्यप्रणाली एवं नियंत्रण के बीच सामंजस्य स्थापित करना, जिसमें एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित किया जाता है और कार्य करने में कम परेशानी होने लगती है। इसमें क्या होगा, कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना, सामंजस्य करना, एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करना, कार्य करने में कम परेशानी होने लगती है सामंजस्य में। सामंजस्य में क्या होता है कि कार्य एक दूसरे के प्रति सामंजस्य करना, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेट करते हुए सीखना ही सामंजस्य कहलाता है। और लास्ट में स्वाभाविकरण, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तरीय योग्यता है। जिसमें किसी कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बाद व्यक्ति स्वयं कार्य करने के योग्य जाता है। इसमें व्यक्ति के सभी पक्षों को समझ लिया जाता है, जिससे वह स्वाभाविक कार्य करने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वाभाविकता यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होगा, बच्चे उस कार्य को सीख जाता है तो वो खुद से करने लगता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्वाभाविकता कार्य। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रियात्मक पक्ष का बना लीजिएगा डायग्राम। पहला हो गया अनुकरण, दूसरा कार्य करना, तीसरा नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण। इसको 5 बार पढ़िएगा। अनुकरण करना, कार्य करना, नियंत्रण करना, सामंजस्य करना और स्वाभाविकरण। ठीक है, तो ये सीखने की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो सबसे उच्च स्तरीय सीखना हो गया स्वाभाविकरण। पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम के वर्गीकरण का महत्व, अगर महत्व पूछे तो महत्व आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम के वर्गीकरण का महत्व निम्नलिखित है। पहला, ये वर्गीकरण सरल से जटिल की ओर
सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया संतुलन में होती है। ये प्रक्रिया जो होती है वो सरल से जटिल की ओर होती है, यानी सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स की ओर होती है, जिसमें प्रक्रिया संतुलन में होती है। ठीक है। दूसरा है सीखने वाले स्तर का सही ज्ञान होने पर मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। दूसरा महत्व यह है कि अगर जो सीखने वाले लेवल हैं अगर वो सही हो तो मूल्यांकन करने में सुविधा आती है। नहीं पहले ज्ञान, फिर बोध हो, फिर ज्ञान बोध प्रयोग हो, फिर विश्लेषण हो, संश्लेषण हो, लास्ट में मूल्यांकन हो। तो इस तरह से जो है एक क्रमबद्ध रूप में होता है, तो उसे हम लोग मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। ठीक है। तीसरा महत्व है कि इस वर्गीकरण की सहायता से मूल्यांकन विधियों की जांच करने में सफलता मिलती है। ठीक है। चौथा नंबर उद्देश्य है ये वर्गीकरण पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री के निर्माण, विश्लेषण, मूल्यांकन करने में सुविधा मिलती है। यानी कि इससे पाठ्यपुस्तकों का तथा अन्य पाठ्य सामग्री का विश्लेषण या मूल्यांकन करने में बच्चों का वो सुविधा मिलती है अध्यापक को। नेक्स्ट 5 नंबर में है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए यह एक नवीन क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। और 6 में है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तीनों पक्षों के से संबंधित होने से यह वर्गीकरण औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रमों के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। और लास्ट में इसका निष्कर्ष देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है BS ब्लूम का हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को देखें, जिसमें हम लोग 3 पक्ष देखें, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और सबके कितने वर्गों में बांटा गया उसको भी देख लिए। ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष के हम लोग ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर दूसरा में हम लोग जो है उसके 5 देखे, तीसरा में भी हम लोग 5 देखे। तो इस तरह से आप लोग उसको याद रखिएगा और डायग्राम बनाते हुए आप लोग लिखिएगा, तो आप लोग को पूरा का पूरा 16 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो आपका ये ख़त्म हुआ आपका BS ब्लूम वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व बताइए। ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो वैश्वीकरण मतलब विश्व लेवल में हिंदी भाषा के महत्व को बताना है कि किस तरह से हिंदी भाषा जो है विश्व में महत्व योगदान दे रहा है, इसको बताना है। तो अभी के समय में हिंदी जो है विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे, प्रस्तावना, हिंदी भाषा क्या होती है, वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व और निष्कर्ष। क्योंकि ये टॉपिक हिंदी भाषा से संबंधित है, इसलिए हम हिंदी भाषा क्या होती है इसको बताएं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। आज के समय में पूरा विश्व वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज अभी के समय में विश्व यानी सभी देश जो है एक दूसरे से जुड़े हैं वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के युग में जहां वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रचार हो रहा है, वहीं हिंदी भाषा का भी वर्तमान समय में मुख्य योगदान दे रहा है। जितना वैश्वीकरण में अब अंग्रेजी भाषा अपना योगदान दे रहा है, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी अपना मुख्य योगदान दे रहा है वैश्वीकरण में। क्योंकि भारत में अधिकांश जनता हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में अधिकांश जो लोग रहते हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषाई लोग हैं। वही हिंदी का विश्व में विशेष महत्व रखता है। जो हम लोग हिंदी बोलते हैं उसी हिंदी का विश्व में एक विशेष महत्व रखता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज अपनी बात हिंदी भाषा में ही विश्व के सामने में रखते हैं। जिस प्रकार भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर कर रहा है, इससे भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि हिंदी भाषा का वैश्विक स्तर पर प्रचार व प्रसार होगा। जो अभी हमारे भारत देश जो है वो विश्व स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, विश्व गुरु बनने की बात कर रही है, विश्व गुरु बनने की ओर आगे पथ पर चल रही है। तो जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है हमारा भारत देश, तो एक समय ऐसा आएगा कि हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार जो है होगा। इसलिए वैश्वीकरण के इस युग में वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बड़े गर्व से हो रहा है। अभी के समय में वैश्वीकरण के इस युग में वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा जो है का प्रचार प्रसार अपने इस गर्व के साथ वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा अपना प्रचार प्रसार गर्व से कर रहा है या हो रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग हिंदी भाषा, हिंदी भाषा क्या है, ठीक, इसको समझते हैं। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, याद रखिएगा, भारत की राजभाषा है। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा कहा और एक संपर्क भाषा भी कहा। ये एक संपर्क भाषा भी है जो एक दूसरे से जुड़े रखता है आदमी को। यह एक इंडो आर्य भाषा है। यह एक क्या है, इंडो आर्य भाषा, आर्यों के द्वारा दिया गया भाषा है, इसलिए उसको हम लोग हिंदी भाषा कहते हैं। आर्यों के द्वारा दी गई भाषा है जो मुख्य रूप से भारत में बोली जाती है, जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी
लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे आप लोग परीक्षा कॉपी में लिपि पूछता है कि किस लिपि में लिखना है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको रोमन लिखना पड़ता है, जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे तो देवनागरी लिखना होता है। तो देवनागरी जो लिखता है तो वो हिंदी भाषा की एक लिपि है, ठीक है, जो विश्व भर में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व भर में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा, जहां भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भाषा जन समुदाय, रहन सहन, आचार विचार आदि का चित्र प्रस्तुत करने वाली एक भाषा है। यानी कि हिंदी भाषा जो है भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भाषा जन समुदाय हो, रहन सहन यहाँ के लोगों का, आचार विचार हो, है ना, या फिर जो है चित्र प्रस्तुत करने की एक भाषा है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा समझ के, हिंदी भाषा एक राजभाषा है जो विश्व में तीसरी बोली जाने वाली एक भाषा है। ये एक देवनागरी लिपि में बोली जाने वाली भाषा है जो एक लोगों को जोड़ के रखती है, और अधिकांश भारत में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो हिंदी भाषा समझ गए। अब हम लोग समझते हैं वैश्विक के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व, क्योंकि टॉपिक हमारा यही था, ठीक है। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा के महत्व निम्न रूप में देख सकते हैं, जिसके महत्व को निम्न क्षेत्र में देखते हैं। देखिए, हिंदी का वैश्वीकरण में, वैश्विक स्तर में हिंदी भाषा का महत्व अगर देखें तो पहला देखेंगे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में, दूसरा महत्व है सरकार का सहयोग के क्षेत्र में, तीसरा है मीडिया व इंटरनेट के क्षेत्र में, चौथा है सांस्कृतिक धरोहर में, और 5 में देखें राष्ट्रीय स्तर में। तो इस तरह से 5 स्तर में, 5 जो है लेवल, अलग अलग क्षेत्र में देखें, 5 अलग अलग क्षेत्र में हिंदी भाषा के वैश्वीकरण में महत्व है, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में, सरकार का सहयोग, मीडिया और इंटरनेट, सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय क्षेत्र में। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसको हम लोग। सबसे पहला राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में। हिंदी भाषा का राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में विशेष महत्व है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विनिमय में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे आप देखिएगा कि ये राजनीतिक स्तर पर बात करते हैं, सामाजिक स्तर पर बात करते हैं, तो कोई भी नेता हो तो वो हिंदी में ही भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में नेताओं ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में भाषण देकर अपना उद्घोष किया। हमारे देश में जो है कई सारे ऐसे नेता थे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदी भाषा में ही उद्घोषण किया, हिंदी भाषा में ही अपनी बातों को शुरू किया है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में दिया गया भाषण आज भी यादगार है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, ये सभी जो है नेताओं ने जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है अपनी वाणी, अपनी भाषण जो दिया था, वो हिंदी भाषा में देकर जो है एक यादगार भाषण बनाया है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति प्रदान करने में भारतीय संस्कृति का संबंध में केंद्रीय भूमिका रहती रही, जो विश्व में अनेक राष्ट्रों में फैली हुई है। जो एक हिंदी जो है विश्व के कई राष्ट्रों में फैली हुई है, जिसका संबंध केंद्रीय भूमिका रूप में भारतीय संस्कृति को उजागर करने में भी इनकी भूमिका रहती है, ठीक है। तो पहला था राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में, दूसरा है सरकार के सहयोग के क्षेत्र में। सरकार का भी सहयोग होता है हिंदी भाषा। वैश्वीकरण में हिंदी की ख्याति बनाने में सरकार सहयोग अत्यंत आवश्यक तथा वर्तमान प्रधानमंत्री हिंदी भाषा में न केवल स्वयं कार्य कर रहे बल्कि ऐसा करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। यानी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं देश के, वो हिंदी भाषा में न केवल अपने कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि इसकी लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अपनी हिंदी भाषा को बनाए रखे, संस्कृति को बनाए रखे, अपने धरोहर को बनाए रखना है। हिंदी साहित्य में ने बहुत अधिक रचनाकार सृजन कर रखे हैं। हिंदी साहित्य देख लीजिए, जहाँ कई सारे ऐसे रचना हैं जिसमें वहाँ के अर्थों को व्यक्त किया है, ठीक है। तीसरा में देखते हैं मीडिया और इंटरनेट के क्षेत्र में। मीडिया और इंटरनेट के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का विविध रूप में मीडिया और इंटरनेट के क्षेत्र में मुख्य योगदान दे रही है। कई ऐसे चैनल हैं जो अंग्रेजी भाषा में शुरू हुआ लेकिन लोगों के दबाव के चलते पूर्णतः हिंदी चैनल में रूपांतरित हो गए। यानी कि कई ऐसे अंग्रेजी चैनल थे जो अंग्रेजी भाषा में शुरू हुआ, लेकिन लोगों की हिंदी भाषा की मांग के कारण वो अपने चैनल को हिंदी भाषा में परिवर्तित कर दिया। तथा साथ ही स्टार स्पोर्ट्स जो खेलने वाले चैनल हैं, तो चैनल भी हिंदी भाषा में कमेंट्री करने लगे। अब हिंदी भाषा में ये लोग जो है कमेंट्री करने लगे, जितने भी स्टार स्पोर्ट्स वाले चैनल हैं, ठीक है। तो हिंदी के वैश्विक संदर्भ में के देने में उपग्रह
चैनलों, विज्ञापन, यांत्रिक सुविधाओं का विशेष योगदान रहा। जो कहीं सैटेलाइट भेजना हो या फिर विज्ञापन या यांत्रिक सुविधाओं का सूचना देना हो लोगों तक, तो वो भी हिंदी भाषा में ही प्रयोग करते हैं। जहाँ वो जनसंचार माध्यमों में सबसे प्रिय और अनुकूल भाषा को बनाकर निखारी है। जहाँ हिंदी भाषा जो है एक वैश्वीकरण के रूप में, एक जनसंचार के रूप में माध्यमों तो लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया, ताकि सरल शब्दों में सभी लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, यानी कि चीज़ों को समझे, इसके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो मीडिया और संचार के रूप में हिंदी भाषा का वैश्वीकरण में महत्व था। तीसरा हो गया। अब हम लोग चौथा देखते हैं, सांस्कृतिक धरोहर में। सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा का सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में विशेष महत्व है। हिंदी के लिए हमारे विचार, हमारी संवेदनाएं, हमारी निष्ठा, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा धर्म, हमारी नैतिकता, हमारी भावनाएं आदि से संयोजी रखे हैं। यानी आप देख लीजिए इसे, इसका मतलब ये हुआ कि आप चलिए आसम में, तो वहाँ की आसमी भाषा में देखिए तो कितना संस्कृति है। तमिल में चल जाइए तो तमिल भाषा में कितना संस्कृति है। कन्नड़ में चल जाइए तो कर्नाटक के कन्नड़ भाषा में कितनी संस्कृति है। ठीक है, तो इस तरह से जिस क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ की भाषा जो होती है उस संस्कृति को समाये रखती है। ठीक है, हमारे रीति रिवाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे विरासत को, हमारे धर्म को, हमारी नैतिकता को, हमारे विचार को वो संयोजे रखता है। ठीक है, जिसे हमारी पहचान हिंदी भाषा के रूप में निखार रही है। हिंदी भाषा जो होती है वो हमारे चीज़ों को निखार रही है, वैश्वीकरण में अपना योगदान दे रही है। अगला है पाँचवें, राष्ट्रीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय क्षेत्र में देखिए, हिंदी भाषा वैश्वीकरण के हर क्षेत्र पर प्राप्त किया जा रहा है। हमारे हिंदी, चाहे वो प्रवासी हो या अप्रवासी, हिंदी केवल हिंदी है। हिंदी केवल हिंदी है, चाहे वो हमारे देश में रह रहा हो, हमारे देश के आदमी, या फिर किसी दूसरे देश में रह रहा हो हमारे देश के आदमी, वो हिंदी केवल हिंदी है। यह प्रभावशाली होती है जहाँ वैश्वीकरण को भावनात्मक स्तर पर जागरूक करना आज प्रत्येक हिंदुस्तानी का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हमारे देश का नाम विश्व स्तर पर एक विरासत संस्कृति के रूप में हिंदी भाषा अपना तिरंगा लहराए। चाहे हिंदी भाषा जो है हमारे विरासत के रूप में, एक संस्कृति के रूप में हिंदी भाषा जो है एक वैश्विक स्तर में अपना एक तिरंगा लहराए। इसके लिए हर एक हिंदुस्तानी का ये कर्तव्य है कि अपने हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर लेके जाए। ठीक है, अब लास्ट में हम इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। अतः निष्कर्ष ये कहा जाता है कि वैश्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदी भाषा महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जब हम सभी हिंदुस्तानियों को मिलकर हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर तिरंगा लहराना है, ताकि हिंदी भाषा एक समान रूप से देखा जा सके, यानी हिंदी भाषा को एक समान रूप से देखा जा सके। इसलिए जो है हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर के लिए मुख्य योगदान दे रही है और मुख्य महत्व दे रही है। ठीक है दोस्तों, कंटेंट को कितना अच्छा आप लोग के सामने प्रस्तुत करें, इसलिए आप लोग वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का लाइक और कमेंट जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग का कंटेंट इतना अच्छा तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। पैरागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण का एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, इसको भी देखिए। लेखन कौशल विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये महामैराथन क्लास चलेगा, काफ़ी लंबा चलता है, इसलिए आप लोग पानी पीजिए बीच बीच में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हुए भी आराम से इसको देखते हुए पढ़िए। ठीक है, इससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बच्चों में लेखन कौशल विकसित करना है तो इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है। ठीक है, तो लेखन कौशल विकसित करने की कौन कौन सी प्रक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेखन कौशल का अर्थ और परिभाषा देना है, लेखन कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया और लास्ट में निष्कर्ष देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लेखन कौशल का अर्थ आप लोग लिखिएगा, क्योंकि हम इससे पहले लेखन कौशल का अर्थ परिभाषा दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा। लेखन कौशल वही होता है, लिख धातु से बना होता है। लेखन कौशल का अर्थ होता है अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना, लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लेखन कौशल का अर्थ फिर हम दोबारा लिखेंगे तो समय लगेगा, इसलिए आप लोग जो है लेखन कौशल का अर्थ और परिभाषा पहले बता चुके हैं, आप लोग उसको देखते हुए यहाँ भर दीजिएगा। मेन यहाँ से आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, लेखन कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। ठीक, तो लेखन कौशल को विकसित करने की कौन कौन प्रक्रिया, एक है वक्र विधि, दूसरा है रूपरेखा अनुकरण विधि, तीसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि, चौथा है चित्र विधि, 5 में है मॉन्टेसरी विधि, 6 में है पेस्टोलॉजी विधि, और 7 में है जैक्टॉट विधि, और 8 में है समान आकृति समूह विधि। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि आपका जो है लेखन कौशल विकसित करने की 8 विधि है। ठीक है, कौन कौन हो गया, वक्र विधि
याद कीजिए, वक्र विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, चित्र विधि, मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, टॉट विधि और समान आकृति समूह विधि। इसके द्वारा बच्चों में लेखन कौशल विकसित किया जाता है। कौन सा वेतन? लेखन कौशल, लिखने का कौशल बच्चों में विकसित होता है। छोटे छोटे बच्चों में हम लोग किस तरह से लेखन कौशल विकसित करते हैं, तो एक एक विधि जो शुरू से 8 नंबर तक जो है बच्चों में लेखन कौशल विकसित करता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिए, बार बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इस तरह से डायग्राम बना के एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक एक करके विधि को पढ़ते हैं। पहला है वक्र विधि। इस तरह से आप देखिए। ठीक है दोस्तों, आइए, पहला है वक्र विधि। इस विधि में बालक सबसे पहले कुछ रेखाएं खींचती है। इस विधि में क्या होता है कि छोटे बच्चे को पहले रेखाएं खींचने बोलता है। जैसे यदि रेखा, आधी रेखा, सीधी रेखा, खड़ी रेखा, परी रेखा, तिरछी रेखा, फिर वक्र बनाने सिखाए जाते हैं। फिर बच्चे को रंगीन चौक बोर्ड पर रेखाएं बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में इन रेखाओं को जोड़ना बताता है। देखिए, इसमें कहते हैं वक्र विधि इसको। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे को इसमें क्या होता है कि रेखाएं खींचने को होते हैं। जैसे आधी रेखा हो, सीधी रेखा हो, खड़ी रेखा हो, परी रेखा हो, तिरछी रेखा हो, फिर उस रेखाओं को जोड़ने के लिए कहता है और जोड़ के जो है फिर रंगीन चौक से जो उसको बोर्ड में बनाने के लिए कहता है। तो इस तरह से बच्चों में रेखाओं के विकसित होता है। तो पहले शब्द से पहले वो रेखा, तो इस तरह से वो रेखाओं को विकसित करता है। जो देखिए डायग्राम यहाँ पे बना है, इस तरह से बच्चों में रेखाएँ विकसित करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बच्चे कलम से जो है रेखाएं बनाएंगे। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हुए वक्र विधि को कंप्लीट कीजिए। बच्चे इसमें क्या होंगे, पहले रेखाएं खींचेंगे कुछ। ठीक है, चलिए। दूसरा है रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होता है? देखिए, ये अत्यंत पुरानी विधि है, ये बहुत पुरानी विधि है जो सभी इसको पढ़े होंगे बचपन में कि हमारे जो पिताजी होते थे वो क्या होता था कि कोई अक्षर दे दिया को, ठीक है, उसको जो है क्या होता था कि उसको देख देख के लिखना होता था। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। इसमें क्या होता था कि जैसे को है ना, तो उसके बगल में जो है को का ऐसे ऐसे बुंदा टाइप का दिया रहता था, उस पर क्या करना, कलम चला के उसको भरना था इस तरह से। ठीक है, इसी को बोलते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा बनाना था अनुकरण करके। इसमें अध्यापक तख्ती पर पेंसिल से वर्ण लिखते हैं। अध्यापक तख्ती से पेंसिल पर वर्ण लिखता था। जैसे कोई टीचर जो है ये तख्ती है, ठीक है, पहले तख्ती ही चलता था, उस पर को लिख दिया। ठीक है, चलिए। फिर बच्चे उस वर्ण लिखे हुए वर्ण पर कलम चलाते हैं। फिर इस पर बच्चे जो है बार बार इसी पर कलम चलाते थे। हम लोग छोटे में कितना कलम चलाते थे, इतना कलम चलाते थे कि ये काफ़ी मोटा हो जाता था। फिर उसे बार बार फेरते हैं। सभी क्या है, अभी तख्ती के स्थान पुस्तिका ले लिया है। अभी तख्ती नहीं है तो इसके स्थान पर पुस्तिका ले लिया है, जिसमें लिखे वर्ण के नीचे छोटी छोटी बिंदुओं के द्वारा उस पर वर्ण बनाया जाता है। अभी के समय में क्या है, इस टाइप का जो है एक देखिए, इस टाइप का जो है कॉपी में देखिएगा, एक जो छोटे बच्चे का जो कॉपी होता है या पुस्तिका होता है, उसमें क्या होता है कि को के बगल में इस तरह से बिंदा दिया रहता है। तो बच्चे जो इन बिंदाओं को ऐसे करके मिलाते हैं, तो ऐसे करके को सीखते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो आप लोग भी बहुत पढ़े होंगे, देखिएगा कि सिलेट का बच्चा प्रयोग करता था। तो पिताजी या अध्यापक क्या करते थे, को दे देता लिख के, इसी पे जो हम लोग क्या करते थे, पेंसिल से जो है इसको खींचते थे। इतना खींचते थे कि काफ़ी मोटा हो जाता था। ठीक है, तो याद आ गया अभी। इस विधि में अध्यापक को पहले छात्रों के साथ हाथ पकड़कर वर्ण की आकृति बनाने के लिए सहायता देते थे। पहले इसमें क्या होता था, एक एक वर्ण को सिखाता था, को, खो, गो, घो, अंगो। तो इस तरह से जो एक एक रूपरेखा अनुकरण विधि इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इस तरह से आप लोग कॉपी में बनाइएगा, को बनाइएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से बिंदा देते हुए को का चित्र बनाना है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोग को। इसी को बोलते हैं हम लोग रूपरेखा अनुकरण विधि। तीसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या होती है? इस विधि में कॉपी या स्लेट के ऊपर अध्यापक शब्द या वाक्य लिखते हैं और छात्रों को उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षरों को बनाने के लिए कहा जाता है। इसमें ये तो हो गया बहुत अच्छा विधि। इसमें क्या है कि जैसे कॉपी में हम लोग होमवर्क देते हैं ताकि बच्चे घर से अभ्यास करके आए, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कॉपी के ऊपर में एक सेंटेंस दे देते हैं, जैसे कि हमारा भारत देश महान है। तो बच्चे इसके नीचे में इसी तरह से लिखते हैं कि हमारा, है ना, बच्चे बार बार इसको देख के लिखते हैं हमारा भारत। तो इस तरह से बच्चे जो है नीचे देख के लिखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका तीसरा विधि था ये। तीसरा विधि का मतलब स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें बच्चे स्वतंत्र होकर लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। तीसरा नंबर विधि था ये आपका स्वतंत्र अनुकरण विधि। ठीक है, चलिए। चौथा में चित्र विधि। अब चित्र विधि में क्या है, देखिए,
इस विधि में सबसे पहले बच्चों को ऐसी चीज़ का चित्र दिखाया जाता है जिसमें बच्चे पहले से परिचित हो। अब बच्चे को ऐसे चित्र दिखाएंगे जो उस चित्र को बच्चे पहले से जानते हो। शिक्षक बच्चों को चित्र दिखाकर नाम पूछते हैं तथा बच्चे उनका नाम बताते हैं। फिर शिक्षक उस नाम को बोर्ड पर लिखता है, फिर उसे वर्णों का बनाकर दिखाता है, फिर बाद में बच्चों को उस वर्ण का अभ्यास कराता है। देखिए ये चित्र विधि है। इसमें क्या होगा कि अध्यापक ऐसे चित्र को दिखाएगा बच्चों को जो वो चित्र पहले से परिचित हो, जानते हो, और चित्र दिखाकर उसका नाम पूछेगा उस चित्र का। फिर बच्चे उसका नाम बताते हैं, फिर शिक्षक उस नाम को बोर्ड में लिखेगा, जो नाम बच्चे बताएंगे उसका नाम जो है अध्यापक बोर्ड में लिखेगा। उसके वर्ण बनाकर दिखाता है, उसका वर्ण बना के दिखेगा, यानी कि जो शब्द है उस शब्द को लिखेगा और अध्यापक उसको बना के दिखाएगा। फिर बाद में बच्चों को उस वर्ण का अभ्यास कराएगा। तो देखिए एक यहाँ पे हम चित्र बनाए हैं, ठीक है। देखिए ये चित्र हम बनाए, ये तोता का चित्र है। तो बच्चा इस चित्र को देख के कहेगा तोता, ठीक है। तो इस तरह से अध्यापक ब्लैक बोर्ड में तोता लिखेगा और बच्चे बार बार इसको प्रयास करेंगे तोता लिखने का। तो इस तरह से जो है चित्र अनुकरण विधि, चित्र को देख के जो है बच्चे सीखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं चित्र विधि, ठीक है। चलिए 5 नंबर पे मोंटेसरी विधि, जो कि मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी ने दिया था इस विधि का प्रतिपादन मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है। ये विधि जो है मारिया मोंटेसरी एक मनोविज्ञानी थे जिन्होंने ये विधि दिया था। इन्होंने कहा कि क्योंकि मारिया मोंटेसरी विधि छोटे बच्चों पर के सीखने पर बल दिया था, इसलिए इसको हम लोग मोंटेसरी विधि कहते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले वर्णों के गत्ते पर लकड़ी के खाने के रूप में बनाना चाहिए। देखिए एक लकड़ी का ये गत्ता लिए हैं, ठीक है। इसमें शब्दों को इस तरह से इसको इसमें जो है खरोड़ करके इसमें क्या करता है दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखिए होंगे आप लोग इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ के जो है जैसे कोई लकड़ी का हो गया तो इसको जो है बीच बीच में एक धसा हुआ रूप में जो है ABCD दिखाया जाता है। फिर उन खानों में बच्चों को उंगली फेरने को कहता है। फिर उसमें क्या होता है, वो जो खाने रहते हैं जो बीच में खाली जगह रहता है उसमें क्या होता है, बच्चे जो है ABCD के अक्षर पर उंगली फेरता है तो उससे मस्तिष्क में ABCD याद होता है। फिर बच्चों को पेंसिल फिरवानी पड़ती है। फिर जब उसको याद हो जाता है मस्तिष्क में तो वो बच्चे को फिर पेंसिल दे के जो है उसको लिखने के लिए कहता है। इसी को बोलते हैं मोंटेसरी विधि। इसमें क्या होता है कि अध्यापक जो है इसमें एक लकड़ी या के गत्ते के एक खाने होते हैं जिसमें ABCD का वो खाना बना होता है, ठीक है। तो उसमें बच्चे हाथ से फेरते हैं और उसके मस्तिष्क में अक्षर सेट होते जाता है, तो फिर उसको अभ्यास करते हैं। इसी को हम लोग मोंटेसरी विधि कहते हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक गत्ता बनाए ABCD EFGH IJK तक दिखाए हैं, ठीक है। तो आप लोग चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र बनाते हुए हर एक विधि को दिखाइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी विधि, ठीक है, 6 नंबर में पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्गों के टुकड़ों को संकुचित किया जाता है। इसमें इन टुकड़ों में रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि इस तरह से बने होते हैं। इसको हम लोग पेस्टोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी लकड़ी या प्लास्टिक के बने वर्गों को टुकड़ों को संकेत किया जाता है। इसमें टुकड़ों को रेखा करके, वृत्त करके, अर्धवृत्त करके इसको जोड़ा जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है। छात्र किसी वर्णन को देखकर टुकड़ों को ढूंढकर और उन्हें जोड़कर वैसा ही वर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों के सामने छोटा छोटा वर्ण दिया जाता है टुकड़ों में, जैसे कि इस टाइप का एक वर्ण दे दिया, ठीक है, इस टाइप का एक वर्ण दे दिया, एक समझिए इसको, ठीक है, इस टाइप का वर्ण दे दिया। तो बच्चे जो है छोटे छोटे वर्णों को जोड़ के जो है क्या बनाएंगे, को बनाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को देने के इसमें विभिन्न टुकड़ों को मिलाकर धीरे धीरे सभी वर्ण बनाना सीख जाता है। फिर कठिन शब्द बनाने, जैसे ये वाला है तो इसको छोटा एक आधा दिया है तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, एक डंडा लगा देंगे तो ओ बन गया, ठीक है। फिर ये वाला डंडा इसमें सेट कर दिया, फिर डबल डंडा लगा देंगे तो आ बन गया। अगर ओ बनाना है तो ये डंडा लगा देगा, ठीक है। तो ई है तो इस पर जो है ये डंडा लगा के इस तरह का, तो ई बन गया। ये इस तरह का प्रयोग करेगा, ये है शब्द है, जैसे ये वाला शब्द है, इसको और इसको मिलाएगा तो ए बनेगा, ठीक, इस तरह से ए बन जाएगा। इस दोनों को मिलाएंगे तो आपका जो एफ बन जाएगा और इसको मिलाएंगे तो बी बन जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है शब्दों को क्या करना है, टुकड़ों में रखा है, इसको जोड़ के जो है शब्द बनाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग 6 नंबर में था पेस्टोलॉजी विधि। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टोलॉजी विधि, ठीक है। चलिए 7 नंबर में जैक्टॉड विधि। ये क्या होता है, देखिए इसमें अध्यापक बोर्ड पर कोई वाक्य लिखते हैं तथा बच्चों को उस वाक्य को उनकी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहता है। बोर्ड में जो है अध्यापक कोई वाक्य को लिखते हैं और बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में
बोर्ड से उस वाक्य को लिखने के लिए कहता है। बच्चे बोर्ड पर लिखी एक एक शब्द को देखते हैं, फिर उन्हें अपने वाक्य पर बोर्ड पर लिखे वाक्य को मिलाने को कहता है। फिर बोर्ड में जो लिखा है और जो कॉपी में लिखा है बच्चे, उससे जो है उनको मिलाने के लिए कहता है। छात्र अपनी कॉपी पर लिखी वाक्य को कॉपी के बोर्ड से मिलाते हैं, कॉपी को बोर्ड से मिलाते हैं। अगर वाक्य में कोई कमी मिलती है तो सही करते हैं। फिर बाद में अध्यापक उस वाक्य को बिना देखे स्मरण करने को कहता है। फिर बच्चा उस वाक्य को अभ्यास पुस्तिका में लिखता है। देखिए क्या कहता है कि कोई टीचर है, ठीक है, टीचर है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड में कुछ सेंटेंस लिख दिया अध्यापक, ठीक है, और कुछ यहाँ पे बच्चे हैं, इसको समझिए, बच्चे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जो है इसको क्या करें कि अपने अपने कॉपी में, ये बच्चे जो है अपने अपने कॉपी में जो शब्द थे उसको लिख लिए। अब बच्चे जो है अपने कॉपी के शब्दों को ब्लैक बोर्ड से मिला रहा है कि सही लिखें कि गलत लिखें। जहाँ पे उसको दिक्कत हो गया तो फिर उसको जो है फिर सही करके लिख लेता है। अब क्या करते हैं अध्यापक जो है बोर्ड में लिखी हुई चीज़ों को साफ कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चे उसको स्मरण कर लेते हैं। अब फिर नई तरीके से उसको लिखने के लिए कहता है अपने अभ्यास पुस्तिका में, तो बच्चे फिर इसको याद करके लिखते हैं तो उसे याद हो जाता है। इस विधि में सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें बालक को स्वयं सुधार करने का अवसर मिलता है। इसमें बच्चे को स्वयं सुधार करने का अवसर मिलता है। अगर बोर्ड से कोई चीज़ गलत लिख दिया तो उसको सही करने का बच्चों को मौका मिलता है। तो यही हो गया आपका जैकटॉट विधि। और 8 नंबर में है जो कि समान आकृति समूह विधि, बहुत अच्छा विधि है। इस विधि में वर्गों को कुछ समूह में विभाजित कर लिया जाता है तथा एक समूह के वर्गों को एक साथ लिखना सिखाया जाता है। इस विधि को थोड़े प्रयास में ही छात्रों को यह अनुभव होने लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। इसमें क्या होगा कि कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं, उस शब्दों को मिलाकर एक वाक्य के रूप में लिखना बोलता है। उसी को हम लोग समान आकृति समूह विधि कहते हैं। देखिए ओ है तो ओ के तरह और कौन कौन से शब्द लिख सकता है, तो ओ है तो ओ के तरह आम लिखेगा, ओ से अनार लिखेगा। तो इस तरह से जो है जो एक एक शब्द से जो है एक एक वर्ड लिखने बोलेगा, एक एक वर्ण से एक एक शब्द लिखने बोलेगा। ओ से आम, ओ से अनार, ओ से अमरूद, इस तरह से, ठीक। आ से, तो आ से आपका जो जो शब्द आ जाएगा, तो ठीक है, तो आ से जैसे आ से आ जाएगा आपका आचार, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे शब्द हो जाएंगे। तो आ से, ओ से, ओ से, तो इस तरह से कई शब्दों से जो है कई वर्ण से शब्द में जाना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समान आकृति के समूह विधि, ठीक। और लास्ट में इसका निष्कर्ष देख लीजिएगा, निष्कर्ष आप पढ़ लीजिए। अतः उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट होता है लेखन कौशल विकसित करने के लिए बच्चों में अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है और निम्नलिखित विधियों से देखें। इस तरह से हम बच्चों में लेखन कौशल विकसित किए। तो 8 विधि था, 8 विधि को याद कर लीजिएगा। वक्र विधि, रेखा उपकरण विधि, रेखानुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, चित्र विधि, मॉन्टेसरी विधि, पाइस्टोलॉजी विधि, जैकटॉट विधि, समान आकृति समूह विधि। तो 8 विधि को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है पाठ्य योजना, लेसन प्लान। पाठ्य योजना आप लोग का एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और आप लोग लेसन प्लान जानते भी होंगे। मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना को अंग्रेजी में लेसन प्लान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इकाई, एक इकाई से जुड़ी हुई 2-3 उप इकाई, एक इकाई से जुड़ी हुई 2-3 उप इकाई। इस प्रकार पाठ्य योजना एक ऐसी योजना है जिसमें विषय वस्तु के छोटे छोटे इकाई में के संबंध में शिक्षक द्वारा तैयार की गई एक लिखित रूपरेखा होती है, जिसमें निश्चित कालांश के समय में पूर्णता की जाती है। यानी कि पाठ्य योजना क्या होता है कि एक ऐसी योजना है जिसमें अध्यापक बच्चों को पढ़ाने से पहले तैयार की जाती है, उसी को हम लोग पाठ्य योजना करते थे। पाठ्य योजना कक्षा में पढ़ाने से पूर्व एक योजना होती है जिसमें शिक्षक कक्षा के समय निश्चित समय को पढ़ाने के लिए उस योजना का प्रयोग करते हैं। यानी पाठ्य योजना एक ऐसी योजना होती है जिसमें अध्यापक पढ़ाने जाने से पहले इस योजना का प्रयोग करते हैं। इस योजना का निर्माण हर्बर्ट, जॉन डीवी और किलपेट्रिक को कहा जाता है। इसकी परिभाषा बोसिंग के अनुसार पाठ्य योजना उन कथनों का विवरण है जो कालांश में कक्षा के अंदर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा विषय वस्तु की उपलब्धि में किए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पाठ्य योजना। और लास्ट में एक वो देखते हैं गुड्स के अनुसार। पाठ्य योजना किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों को का खाका है जो बाहरी रूपरेखा जिसमें शिक्षण की पूर्व बनाया जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप गुड्स के अनुसार, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है ब्लू प्रिंट, जो कि आपको पूछता है ब्लू प्रिंट कैसे बनाना है। आपका 16 नंबर का ये टॉपिक है ब्लू प्रिंट, ठीक है। आइए देखते हैं ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट को हम लोग हिंदी में नील पत्र कहते हैं, 16 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। चलिए समझिए, ब्लू प्रिंट को हम लोग नील पत्र कहते हैं, 16 नंबर का टॉपिक होगा, ठीक है। ब्लू प्रिंट को हम लोग नील पत्र कहते हैं के नाम से जानते हैं। ब्लू प्रिंट एक प्रकार के किसी भी विषय वस्तु को पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न पत्र के निर्माण करने से पहले प्रारूप तैयार किया जाता है। जब हम बच्चों का कोई टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो उससे पहले हम बच्चों के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं। ये प्रश्नों का एक निर्माण की एक रूपरेखा है जो बच्चों को परीक्षा से पहले हम उससे संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करते हैं।
इस प्रकार शिक्षण उद्देश्यों के आधार का अंक भार प्रदान करने हेतु निर्मित रूपरेखा को ब्लूप्रिंट कहलाता है। ब्लूप्रिंट के कई नाम हैं, नींव पत्र, आधार पत्रक, प्रश्न पत्र की नींव, प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी। इस तरह से ब्लूप्रिंट के कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट एक सारणी है का निर्माण करता है जिसमें प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण दिया जाता है। इस सभी चीज़ों का जो है एक विवरण देना ही ब्लूप्रिंट कहलाता है। ब्लूप्रिंट का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान देना जरूरी होता है, जिसमें बालकों की आयु स्तर कक्षा के अनुरूप लिया जाना चाहिए। जो आपके बच्चों का क्या लेवल है, बच्चों का क्या स्तर है, उसके अनुरूप आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। जिसमें प्रश्नों का लेवल निबंधात्मक होना चाहिए, लघु उत्तरीय होना चाहिए, अति लघु उत्तरीय से वस्तुनिष्ठ टाइप का होना चाहिए, जहाँ विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्ष, अवबोध, ज्ञानोप्रयोग, कौशलात्मक आदि की जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो फास्टली इसको खींचते हैं। ब्लूप्रिंट बनाने का महत्व, ब्लूप्रिंट बनाने का महत्व इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके इस पॉइंट है। ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया, ब्लूप्रिंट बनाने की निम्नलिखित प्रक्रिया है। सबसे पहला, प्रश्न निर्धारित उद्देश्यों से संबंधित होना चाहिए, प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, प्रश्न पत्र विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, प्रश्न पत्र सरल से स्पष्ट निर्मित हो, बालकों में स्तर अनुरूप बनाए जाने चाहिए। ब्लूप्रिंट सदैव विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, और 7 नंबर में है, प्रश्नों के महत्व पर उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार प्रश्नों के अंकों का निर्धारण होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों से अधिक और लघु उत्तरीय प्रश्नों को कम करना चाहिए। परीक्षा के समय परीक्षा में निश्चित अंक होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का निर्माण समय के अनुसार ही करना चाहिए। इस तरह से ब्लूप्रिंट का परिभाषा दे दिया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। उद्देश्यों, इकाइयों तथा प्रश्नों के प्रकार के अंक संबंधी निर्णय प्रदान करना ही नील पत्र कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, एक और परिभाषा था, उसको भी देख लीजिएगा। नील पत्र की तालिका है। देखिए, ब्लूप्रिंट के 4 प्रकार हैं। एक है उद्देश्य पर आधारित, दूसरा विषय पर आधारित, तीसरा प्रश्नों पर आधारित और चौथा आधार फलांग से संबंधित। इस तरह से ब्लूप्रिंट बनाइएगा एग्जाम में। एक विषय लिए हम लोग, विषय आधारित तालिका जो विषय से आधारित होगा। जैसे कक्षा 10 का हम लिए हैं, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया अम्लीकरण, है ना, अम्ल क्षार लवण, धातु कार्बन तत्वों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन। इस तरह से विषय आधारित तालिका ये हो गया। ठीक है, जो विषय से संबंधित है तो आपका विषय होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए अब है आधार फलांग संबंधित, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और योग होना चाहिए। इसमें निबंधात्मक, लघु, अति लघु, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघु, अति लघु, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघु, अति लघु, वस्तुनिष्ठ, एक एक करके सब में होना चाहिए। इसमें उद्देश्य है प्रश्नों का प्रकार, इसमें प्रश्न कैसा होना चाहिए, उसके उद्देश्य के अनुसार हम उसका अंक प्रदान करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कॉपी में बनाइए। अगला है नील पत्र, प्रश्न पत्र। ठीक है, तो रसायन विज्ञान टॉपिक लिए हैं, कक्षा 10 का 100 अंक का है, 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा। तो नील पत्र, प्रश्न पत्र। देखिए, इसमें क्या होगा, उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों में ज्ञानात्मक पक्ष विकसित करना है, अवबोध विकसित करना है, ज्ञानोप्रयोग विकसित करना है, कौशल, इसमें अंक देना है। ठीक है, लिखित है और अंकों का कुल प्रतिशत होना चाहिए। इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। प्रश्नों के प्रकार होना चाहिए, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, निबंधात्मक प्रश्न कितने होने चाहिए, प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक होना चाहिए, कुल अंक कितना होना चाहिए, प्रश्नों का हल करने का समय क्या होना चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का आंसर अंक कितना देना है, कुल संख्या, अति लघु कितने होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना होना चाहिए। इस तरह से प्रश्नों को बांटना है, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष है, उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि नील पत्र बनाने में शिक्षकों को अंक प्रदान करने की आसानी होती है तथा पूरे विषय से प्रश्नों को संबंधित अंक प्रदान करने। इसमें क्या था, अध्यापक पूरे प्रश्नों को बनाने में अध्यापक को मदद मिलता है और पूरे विषय का प्रश्न पत्र बनाने के ताकि उसको अंक प्रदान मिले, इसके लिए जो है अध्यापक को मदद मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये पैरागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण का महामैराथन क्लास चला, जिसमें 80 नंबर का टॉपिक्स को क्लियर किए और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक्स जो है बहुत अच्छा लगा होगा। जहाँ कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो बार बार इसको रिपीट करते हुए देखिए और आप लोग का पैरागोजी ऑफ हिंदी शिक्षण का बहुत अच्छा एग्जाम जाए, ये हम सभी दोस्तों को शुभकामनाएं देते हैं और आप लोग का परीक्षा अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स आए आप लोग का, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रयास और मेरा मेहनत से ही इस मिशन 1 चैनल को और आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।